सो सप्लाई अंडर जीएसटी हम लोग ये वाला चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं. ओके, सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. ओके, सप्लाई अंडर जीएसटी इज द नेम ऑफ द चैप्टर. ओके, टैक्सेबल इवेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर टैक्सेबल इवेंट हुआ तो ही जीएसटी लग सकता है, अदरवाइज जीएसटी लगना पॉसिबल नहीं है. ओके, सो सप्लाई होने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है. सबसे पहला कंसीडरेशन होना चाहिए एंड सेकंड इज बिजनेस पर्पज होना चाहिए. ओके, सेक्शन 7 में हम लोगों ने देखा सप्लाई इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, लाइसेंस. ओके, व्हेन मेड फॉर कंसीडरेशन एंड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब दोनों चीज होना चाहिए. कंसीडरेशन के लिए हम लोगों ने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा था. सबसे पहला, anyone can pay consideration. Second, consideration can be in kind. Third, refundable deposit is a consideration. Okay, refundable deposit not consideration unless appropriated for supply. Fourth, amount received for forbearance of an act, मतलब कुछ नहीं करने का अगर पैसा मिलता है, ओके, तो भी हम लोग उसको कंसिडरेशन बोलेंगे. एंड अगर सब्सिडी मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से तो उसको हम लोग कंसिडरेशन नहीं बोलेंगे. क्लियर है क्या? उसके बाद देखा था बिजनेस पर्पस, मतलब कि सप्लाई के सामने यूज अगर किया है तो ही मानेंगे. मतलब अगर रिफंडेबल डिपॉजिट लिया एंड बाद में पूरा का पूरा रिटर्न ही कर दिया तो कोई सप्लाई नहीं माना जाएगा. लेकिन अगर हम लोगों ने उसमें से रेंट कट करके बाकी का पे किया, ओके, तो जितना रेंट कट किया उसको ही कंसिडरेशन बोलेंगे, वो ये एक्टिविटी सप्लाई माना जाएगा. ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा था बिजनेस पर्पस. बिजनेस पर्पस मतलब नॉट नेसेसरी कि आपका कोर एक्टिविटी होना चाहिए. ओके, ऐसा नहीं कि कोर एक्टिविटी होगा, कोई भी एक्टिविटी रहे बिजनेस करते हुए या तो आपका कोर एक्टिविटी, दोनों को ही सप्लाई मानेंगे. उसके बाद देखा था हम लोगों ने कुछ एक्टिविटीज ऐसा होता है जिसमें कंसीडरेशन नहीं रहेगा तो भी उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे. ओके, सबसे पहला शेड्यूल 1 का एक्टिविटीज रहता है सब. शेड्यूल 1 सबसे पहला परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड. ओके, सेकंड सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन. ओके, इसके अंदर एक एक्सेप्शन था. ओके, अगर एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया है एंड वो गिफ्ट का वैल्यू 50,000 रुपीज या उससे कम है तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे एंड आईटीसी भी नहीं मिलता. उसके ऊपर रहेगा तो हम लोग पूरे वैल्यू को सप्लाई मानेंगे एंड आईटीसी भी लेंगे. डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है कि सेम पैन बट हैविंग डिफरेंट जीएसटी नंबर. क्लियर है? उसके बाद देखा था हम लोगों ने प्रिंसिपल एजेंट ट्रांजेक्शन. ओके, अगर एजेंट खुद के नाम से बिल बना के बेचता है तो प्रिंसिपल ने जो भेजा रहेगा उसको सप्लाई मानेंगे. एंड अगर एजेंट प्रिंसिपल के नाम से बेचता है, ओके, तो फिर नॉट अ सप्लाई मानेंगे. क्लियर है क्या? उसके बाद इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज देखा. अगर इंडिया के बाहर से सर्विस लिया, पेमेंट किया तो इस एक्टिविटी को हम लोग हमेशा सप्लाई मानेंगे. ओके, लेकिन अगर हम लोगों ने पेमेंट नहीं किया तो सप्लाई कब मानेंगे? जब रिलेटेड पार्टी से आया हो फॉर बिजनेस पर्पस. क्लियर है सबको? उसके बाद शेड्यूल 2 देखा. शेड्यूल 2 इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, खाली क्लासिफिकेशन करने का था. ओके, सारा का सारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था. ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स गुड्स मानेंगे इसको. ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज सर्विस, हायर परचेस गुड्स, हायर परचेज इज गुड्स. ओके, रेस्टोरेंट सर्विस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, गुड्स ऑफ बिजनेस यूज पुट टू प्राइवेट यूज. ओके, प्राइवेट यूज के लिए दिया है तो भी सर्विस ही है. ओके, उसके बाद सीजिंग टू बी अ टैक्सेबल पर्सन. ओके, इसके ऊपर डिटेल में बताया था. अगर अपना रजिस्ट्रेशन था, हमने नंबर को कैंसिल करवाया, मतलब वी आर नो लॉन्गर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर जितना स्टॉक हमारे पास होता है वो पूरा का पूरा स्टॉक हम लोग क्या कर मानते हैं, खुद को सेल कर दिया ऐसा मानते हैं. ओके, इसके दो एक्सेप्शन है. अगर हम लोगों ने बिजनेस को एज अ गोइंग कंसर्न दे दिया, ओके, तो ऐसे केस में जो पर्सन ने हमसे बिजनेस लिया है वो जीएसटी भरेगा. ओके, हम लोग को भरने का जरूरत नहीं. एंड सेकंड एक्सेप्शन, बिजनेस कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव. ओके, तो इस केस में हम लोग सप्लाई नहीं माने. उसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, इसको हम लोग सर्विस मानते हैं. लेकिन अगर जो बिल्डिंग दैट इज फ्लैट सीसी के बाद बिका है उसको हम लोग नॉट अ सप्लाई बोलेंगे. क्लियर है सबको? ओके, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस. ओके, डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज सर्विस, समझ में? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, ट्रीटमेंट और प्रोसेस सर्विस, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लीजिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, टेनेंसी राइट्स. समझ में आ रहा है? ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा था शेड्यूल 3. ओके, शेड्यूल 3 का ऐसा एक्टिविटीज रहता है जिसको हम लोग सप्लाई ही नहीं मानते. ओके, नॉट अ सप्लाई. सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, सेकंड कोर्ट और ट्राइब्यूनल, थर्ड एमपीएमएलए, फोर्थ फ्यूनरल बरियल, ओके, क्रीमेटोरियम, मॉर्टरी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड, फिफ्थ सेल ऑफ लैंड एंड कंप्लीटेड बिल्डिंग, सिक्स्थ एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम.
इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे, एंड इट वुड बी सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि गुड्स के डेफिनेशन में आता है एक्शनेबल क्लेम। ओके, कौन से थे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग। क्लियर है क्या, 6 एक्टिविटीज था। उसके बाद 7th, सप्लाई फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। ओके, गुड्स इंडिया में आया ही नहीं, बाहर से बाहर चला गया, तो नॉट अ सप्लाई। उसके बाद देखा था 2 ऐसा एक्टिविटीज जो नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफाई हुआ है, ओके, विच आर नॉट अ सप्लाई। सबसे पहला आर्टिकल नंबर 243G या तो 243W, ओके, उसके अंडर किसी म्यूनसिपालिटी ने सर्विस दिया रहेगा या तो गवर्नमेंट अथॉरिटी ने सर्विस दिया, तो उसको हम लोग नॉट अ सप्लाई मानते हैं। क्लियर है। उसके बाद और एक एक्टिविटी था अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस। ओके, अगर हमने गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ओके, सप्लाई नहीं मानेंगे मतलब कि इसके ऊपर कोई जीएसटी पे ही नहीं करेगा, नहीं तो नॉर्मली आरसीएम लगता है गवर्नमेंट सर्विस पे। ओके, उसके बाद सेक्शन नंबर 8 देखा कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। ओके, सबसे पहला कंपोजिट सप्लाई समझे। कंपोजिट सप्लाई मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा चीज साथ में दिया है, विच आर नेचुरली बंडल। नेचुरली बंडल मतलब कि नॉर्मल बिजनेस कोर्स में ऐसा ही दिया जाता है। ओके, उस केस में हम लोग क्या रेट ऑफ जीएसटी लेंगे, जो प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। समझ में आया। यहाँ पर सेपरेटली प्राइसिंग कर सकते हैं। ओके, अलग अलग प्राइसिंग हो सकता है। उसके बाद देखा था मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई मतलब जबरदस्ती मिक्स किया 2-3 चीजों को, आर्टिफिशियल बंडल जिसको बोलेंगे। ओके, ऐसे केस में हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स का जो प्रोडक्ट रहेगा वैसा ही लिया जाएगा। मिक्स सप्लाई में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि सिंगल प्राइस होना चाहिए। ओके, सिंगल प्राइस होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर सिंगल प्राइस नहीं रहेगा एंड कंपोजिट सप्लाई भी नहीं रहेगा, उसको कहा जाएगा सेपरेट सप्लाई। सेपरेट सप्लाई पे सेपरेट रेट लगता है। समझ में आया क्या। ओके, उसके बाद हम लोगों ने किया था सर्कुलर्स। ओके, सबसे पहला सर्कुलर प्रिंटिंग ऑफ बुक्स। कौन सा करवाया पहला, कोई करवाया, देखो सीक्वेंस जाने तो जो भी रहेगा वो। ठीक है, प्रिंटिंग ऑफ बुक्स। अगर पब्लिशर ने प्रिंटर को कॉपीराइट्स, मतलब कॉपीराइट्स तो पब्लिशर के पास है, ओके, ऑथर के पास है, उन लोगों ने क्या दिया है, पीडीएफ भेजा है, तो पीडीएफ प्रिंट होके जो आ रहा है प्रिंटिंग, उसको हम लोग सर्विस बोलेंगे, क्योंकि फोकस इज ऑन इंटेंजिबल थिंग। ओके, बुक के पेज के थिकनेस पे फोकस नहीं है, लेकिन कंटेंट पे फोकस है। लेकिन अगर विजिटिंग कार्ड छपवाया तो यहाँ पर फोकस टेंजिबल चीज पे, तो इसको गुड्स बोलेंगे। उसके बाद देखा हम लोगों ने इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ मोड ऑफ कन्वेंस। ओके, अगर अपने ही डिस्टिंग पर्सन को हमने एक कंटेनर भेजा जिसके अंदर रिपेयर इक्विपमेंट्स का सामान था, एंड वो ट्रक था, ट्रक ट्रक गया है रिपेयरिंग के लिए, उधर काम के लिए यूज होएगा एंड फिर वापस आने वाला है, तो यहाँ पर ट्रक के वैल्यू को सप्लाई नहीं मानेंगे, इक्विपमेंट्स के वैल्यू को भी सप्लाई नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे, ओके, जो भी चार्जेस ये वाला पर्सन रिकवर कर रहा है उस पर्सन से, उसको हम लोग क्या मानेंगे, सर्विस, उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे। क्लियर है क्या। सेम सर्कुलर इज एप्लीकेबल फॉर रिग्स, टूल्स एंड स्पेयर्स। समझ में आया। उसके बाद देखा था लिक्विडेटेड डैमेजेस। ओके, इसमें हम लोग ने 6 ट्रांजेक्शन्स देखा था। सबसे पहला, अगर काम हुआ है लेकिन डिले के साथ हुआ है तो उसके पेनल्टी के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि काम हो चुका है। ओके, परफॉर्मेंस वाज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड देखा था कैंसिलेशन चार्जेस। तो कैंसिलेशन चार्जेस क्यों लगाया गया, टू अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ सप्लाई, मतलब कि काम होना चाहिए इसके लिए लगाया, तो इसके ऊपर जीएसटी आएगा। थर्ड, प्री पेमेंट ऑफ लोन। लोन आपने जल्दी रिपे कर दिया, उसके पेनल्टी पे भी जीएसटी आएगा, क्योंकि काम ही नहीं हुआ। काम होना मतलब 5 साल तक आप ईएमआई सर्व करोगे। उसके बाद फोर्थ क्या पढ़ा था, चेक बाउंस, चेक डिसऑनर चार्जेस। ओके, चेक डिसऑनर चार्जेस में हम लोगों ने देखा था कि सप्लायर का इंटेंशन नहीं है टू रिकवर द चेक डिसऑनर चार्जेस। ओके, उसका इंटेंशन था चेक क्लियर होना चाहिए। समझ में आ गया, क्लियर है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा था नोटिस पे रिकवरी। ओके, नोटिस पे रिकवरी देखा था। नोटिस पे रिकवरी में क्या होता है, एम्प्लॉयर कुछ पैसा एम्प्लॉय से रिकवर करता है, क्योंकि उसने नोटिस पीरियड को सर्व नहीं किया। ओके, अगर नोटिस पीरियड को सर्व नहीं किया, उसके लिए पैसा रिकवर किया हुआ है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर वाज नॉट विलिंग टू कलेक्ट दिस अमाउंट। समझ में आएगा सबको। उसमें और एक ट्रांजेक्शन है, पेनल्टी अगर गवर्नमेंट ने चार्ज किया फॉर नॉट कंप्लाइंग विथ लॉ, तो इस केस में भी पेनल्टी के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाह रहा था पेनल्टी कलेक्ट करना, गवर्नमेंट चाह रहा था कि आप लॉ को कंप्लाई करो। समझ में आया पॉइंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सर्कुलर देखा हम लोगों ने, सप्लाई बाय आर्टिस्ट टू आर्टवर्क गैलरी। ओके, तो आर्टवर्क गैलरी को जो भेजा है उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे, पर सप्लाई किसको मानेंगे, जब बायर सिलेक्ट करेगा। ओके, उसके बाद रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर हमने रीट्रेडेड टायर खरीदा तो उसको गुड्स बोलेंगे। फिर माउंटिंग ऑफ बस बॉडी। ओके, चेजिस रहता है, उसके ऊपर बस बॉडी को माउंट करते हैं, तो एक्टिविटी ऑफ माउंटिंग इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन जिस पर्सन से हमने बस बॉडी खरीदा है उसी से अगर माउंटिंग करवाया तो इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके,
उसके बाद हमने डोनेशन का एक सर्कुलर देखा। अगर हमने चैरिटेबल एंटिटी को पैसा दिया, द पर्पज इज फिलांथ्रोपिक, मतलब कि हम लोग को कोई कमर्शियली गेन नहीं हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन कुछ भी नहीं हो रहा है, तो नॉट अ सप्लाई। लेकिन अगर हमने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि हमारा बिजनेस का नाम लिखो वगैरह वगैरह, तो उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे एंड उसके ऊपर जीएसटी चैरिटेबल एंटिटी भरेगा। उसके बाद पागड़ी सिस्टम का सीखा, टेनेंसी राइट्स। अगर लैंडलॉर्ड ने टेनेंसी राइट्स बेचा फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, तो उस टेनेंसी प्रीमियम पे जीएसटी नहीं आएगा। ओके, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, बट उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, इट वुड बी एग्जाम सप्लाई। लेकिन अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी का टेनेंसी राइट दिया तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। लेकिन अगर टेनेंट ने सेल किया, ओके, तो दोनों ही केसेस में आएगा, चाहे रेसिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो। क्लियर है? लैंड अपना टेनेंट क्या कर सकता है, दूसरे टेनेंट को सेल कर सकता है, या तो फिर वो क्या कर सकता है, लैंडलॉर्ड को सरेंडर भी कर सकता है। दोनों ही केसेस में जीएसटी आएगा। उसके बाद सर्विसिंग ऑफ कार किया था। ओके, सर्विसिंग ऑफ कार दो ऑप्शन दिए। पहला, अगर आप खाली एक ही अमाउंट चार्ज करोगे तो उसके ऊपर 18%, एंड अगर आप लोग गुड्स के लिए अलग अलग चार्ज कर रहे हो तो ऐसे केस में गुड्स के ऊपर गुड्स का रेट एंड सर्विस के ऊपर 18%। आया समझ में? उसके बाद एक सेक्शन किया था, सेक्शन 71AA। ओके, 71AA किया था। उसमें देखा था कि अगर कोई एसोसिएशन है, ओके, वो अपने ही मेंबर्स को सर्विस दे रहा है, उसको भी हम लोग सप्लाई मानेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल लिया था लायंस क्लब का। समझ में आ गया? ठीक है। चार्ज ऑफ जीएसटी सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ओके, सेक्शन नंबर 9 था। सेक्शन नंबर 9, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9(2), CGST shall be levied on all intrastate supplies, okay, except alcoholic liquor for human consumption at a rate not exceeding 20%। ओके, CGST का रेट 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता। एंड GST 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं आएगा, पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, HSD एंड मोटर स्पिरिट। ओके, इन पांचों के ऊपर नहीं आएगा। एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर भी नहीं आएगा। उसके बाद देखा हम लोगों ने जीएसटी पे किसको करना है, टैक्सेबल पर्सन को पे करना है, गवर्नमेंट को। टैक्सेबल पर्सन मतलब दो पर्सन, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन या तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन। हम लोग लायबल कब होते हैं, जब हम लोग का टर्नओवर 20 लाख रुपया या तो 10 लाख या तो 40 लाख क्रॉस होता है। समझ में आ रहा है? या तो अगर हमने इंटरस्टेट सप्लाई किया तो हम लोग तुरंत ही लायबल हो जाएंगे, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद 9(3) स्टार्ट किया। ओके, आरसीएम। आरसीएम के लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया। सबसे पहला, स्पेसिफाइड सर्विस होना चाहिए, स्पेसिफाइड सप्लायर ने प्रोवाइड करना चाहिए टू अ स्पेसिफाइड रिसिपेंट, तो ये आरसीएम लगेगा, अदरवाइज आरसीएम नहीं लगेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट, जो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट होगा उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। ओके, सेक्शन नंबर 24 हम लोग का हुआ है रजिस्ट्रेशन में, उसमें आरसीएम के स्पेसिफाइड रिसिपिएंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तीसरा पॉइंट, आरसीएम का लायबिलिटी हमेशा कैश में पे करना है, पे करने के बाद आपको आईटीसी मिलेगा, एंड वो आईटीसी को हम लोग फॉरवर्ड चार्ज के लायबिलिटी के सामने यूज कर सकते हैं, बराबर। उसके बाद आरसीएम का लिस्ट चालू किया। सबसे पहला जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। क्योंकि उसमें 2 ऑप्शन था, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में 2 ऑप्शन था, 12% एंड 5%। ओके, अगर 12% चार्ज किया तो जीटीए को फुल आईटीसी मिलेगा, 5% चार्ज किया तो कुछ भी आईटीसी नहीं मिलेगा। एंड अगर आरसीएम का ऑप्शन लिया है तो उसमें आईटीसी नहीं मिलेगा, एंड जो उसका रिसिपिएंट होगा वो 5% पे करेगा, उसको आईटीसी मिलेगा। क्लियर है क्या? उसमें देखा था हम लोगों ने 7 स्पेसिफाइड रिसिपिएंट्स, फैक्ट्री, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। क्लियर है? उसके बाद सेकंड, लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू 3 एंटिटीज एग्जेम्प्ट। सबसे पहला, अदर देन बिजनेस एंटिटी। सेकंड, बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर अप टू थ्रेशोल्ड इन द प्रीवियस ईयर। ओके, एंड थर्ड, CGSG, UTLA, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट अथॉरिटी। ओके, इन लोगों ने अगर लीगल सर्विस लिया तो एग्जेम्प्ट। इन लोगों को छोड़ के कौन बच रहा है? बिजनेस एंटिटी हैविंग टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है क्या? उसके बाद थर्ड एंट्री सेम एज लीगल सर्विस, पर हेडिंग क्या था, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। उसके बाद फोर्थ था स्पॉन्सरशिप सर्विस। ओके, स्पॉन्सरशिप सर्विस मतलब कि हम लोग पैसा स्पॉन्सर करते हैं। ओके, वो लोग इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करेंगे एंड वो हम लोग का एडवर्टाइजमेंट वगैरह देंगे। तो यहाँ पर स्पॉन्सर जो करता है वो रिसिपिएंट है। स्पॉन्सर कौन होना चाहिए आरसीएम के लिए? बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP। ओके, सप्लायर कोई भी चलेगा। ओके, रिसिपिएंट कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP। उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस किया। गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए हम लोगों ने 3 कैटेगरी देखा, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में 3 सर्विस था, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ओके, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट वेसल एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। तो ये तीनों सर्विस जब भी टैक्सेबल रहेगा तब फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल रहेगा। क्लियर है? उसके बाद था रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी।
उसमें बिजनेस एंटिटी अदर देन बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी में रजिस्टर्ड रहेगा तो आरसीएम, अनरजिस्टर्ड रहेगा तो एफसीएम, अदर देन बिजनेस रहेगा तो एग्जेम्प्ट। क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कैटेगरी 3, दैट इज अदर देन कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। कैटेगरी 3 में बिजनेस एंटिटी अदर देन बिजनेस, बिजनेस एंटिटी में हैविंग टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड एंड अप टू थ्रेशोल्ड, मोर देन थ्रेशोल्ड रहेगा तो आरसीएम एंड अप टू थ्रेशोल्ड रहेगा तो एग्जेम्प्ट। ओके, सेम एज लीगल सर्विसेज। एंड अपना अदर देन बिजनेस रहेगा तो एग्जेम्प्ट। उसके बाद 5AA देखा रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। ओके, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो एग्जेम्प्ट, रजिस्टर्ड को दिया लेकिन वो पर्सनल रेसिडेंस के लिए, ओके प्रोपराइटर, तो एग्जेम्प्ट। एंड अगर वो अपने स्टाफ के लिए लेता है तो टैक्सेबल अंडर आरसीएम। उसके बाद 5B ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स एंड एफएसआई। ओके, इसमें प्रमोटर जीएसटी भरता है। ओके, उसके बाद 5C लॉन्ग टर्म लीज। ओके, लॉन्ग टर्म लीज के केस में हमेशा प्रमोटर जीएसटी भरेगा। उसके बाद एंट्री नंबर 6 देखा डायरेक्टर सर्विस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, इंडिपेंडेंट एंड होल टाइम डायरेक्टर। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पे किया तो आरसीएम में कंपनी भरेगा, होल टाइम को पे किया तो कोई जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि वो सैलरी है। ओके, एंड अगर डायरेक्टर ने एज अ पर्सनल कैपेसिटी कुछ सर्विस दिया उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा आरसीएम में, डायरेक्टर पे करेगा अगर वो रजिस्टर्ड रहेगा तो। उसके बाद एंट्री नंबर 7 इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस एजेंट ने इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दिया, इंश्योरेंस कंपनी इज गोइंग टू पे जीएसटी। उसके बाद रिकवरी एजेंट। ओके, बैंक एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे करेंगी। एंट्री नंबर 9 म्यूजिक कंपोजर टू म्यूजिक कंपनी। ओके, और आर्टिस्ट टू प्रोड्यूसर कंपनीज। तो इन सभी में जो रिसिपेंट रहेगा वही पे करेगा, म्यूजिक कंपनी या तो प्रोड्यूसर कंपनी। उसके बाद एंट्री नंबर 9A ऑथर टू पब्लिशर। ओके, नॉर्मली पब्लिशर पे करेगा लेकिन इस एंट्री में ऑप्शन दिया है फॉरवर्ड चार्ज का टू ऑथर, और रजिस्ट्रेशन लेके डिक्लेरेशन दे करके फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी चार्ज कर सकता है। एंट्री नंबर 10 ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई, आरबीआई इज गोइंग टू पे जीएसटी। एंट्री नंबर 11 इंडिविजुअल डीएसए टू बैंक एंड एनबीएफसी। ओके, तो यहाँ पर बैंक एनबीएफसी पे करेंगी। उसके बाद एंट्री नंबर 12 बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी पे करेगा। एंट्री नंबर 13 एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट, तो यहाँ पर बिजनेस करस्पॉन्डेंट पे करेगा। एंट्री नंबर 14 सिक्योरिटी सर्विसेज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, रजिस्टर्ड पर्सन पे करेगा। एंट्री नंबर 15 रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस था 12% 5%, लेकिन आरसीएम 5 वाले में लगेगा। ओके, जब सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा एंड रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होगा। क्लियर है क्या? यहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन रिलेवेंट नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट होना रिलेवेंट है। क्लियर। एंट्री नंबर 16 सिक्योरिटी लेंडिंग फीस। ओके, यहाँ पर जो बोरोवर रहेगा लेंडिंग फीस वाला उसी को जीएसटी पे करना है आरसीएम। समझ में? उसके बाद सेक्शन नंबर 5 का हम लोगों ने एक एंट्री देखा आरसीएम का इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ओके, अगर अपने इंडिया के बाहर से सर्विस दिया तो यहाँ पर जीएसटी इंडिया वाले पर्सन को अंडर आरसीएम पे करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, उसके बाद इस पर्टिकुलर चैप्टर में सेक्शन नंबर 7 एंड 8 ये भी किया था। सेक्शन नंबर 7 एंड 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट टू डिटरमाइन इंटरस्टेट सप्लाईज एंड इंट्रास्टेट सप्लाईज। ओके, इंटरस्टेट सप्लाईज कैसे डिटरमाइन करेंगे? गुड्स का ट्रांजेक्शन अगर होगा तो मूवमेंट इंडिया के अंदर होना चाहिए एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों अलग स्टेट होना चाहिए, या तो अलग यूनियन टेरिटरी या तो 1 स्टेट 1 यूटी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरस्टेट। समझ में आया? सर्विसेज में इंटरस्टेट कब होगा? जब दोनों जन इंडिया में हो, सप्लायर एंड रिसिपेंट दोनों इंडिया में, लेकिन एलओएस पीओएस 2 अलग स्टेट्स है या फिर 2 अलग यूटी है, तो इस केस में उस ट्रांजेक्शन को क्या बोला जाएगा? इंटरस्टेट। उसके बाद इंट्रास्टेट सप्लाईज देखा। ओके, सॉरी, इंटरस्टेट सप्लाईज में इंपोर्ट ऑफ गुड्स रहेगा तो इंटरस्टेट है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी इंटरस्टेट है। समझ में आया? उसके बाद सेक्शन नंबर 8 क्या? इंट्रास्टेट सप्लाईज। ओके, इंट्रास्टेट सप्लाईज मतलब कि गुड्स के केस में मूवमेंट इंडिया के अंदर है एंड एलओएस पीओएस सेम स्टेट में। ठीक है, इसका 3 एक्सेप्शंस था। एसईजेड को बेचा तो, ओके, सेकंड फॉरेन टूरिस्ट को दिया तो, एंड तीसरा इंपोर्ट ऑफ गुड्स। उसके बाद देखा इंट्रास्टेट सर्विसेज। ओके, सप्लायर एंड रिसिपेंट दोनों इंडिया में है, एलओएस पीओएस सेम स्टेट या तो सेम यूनियन टेरिटरी, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रास्टेट सर्विस। इसमें एक ही एक्सेप्शन है, एसईजेड वाला। क्लियर है क्या? उसके बाद सेक्शन नंबर 9(5) किया। ओके, ई कॉमर्स ऑपरेटर वाला। ओके, देयर आर 4 स्पेसिफाइड सर्विसेज जिसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी भरना पड़ता है। ओके, सबसे पहला पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, उसके अंदर 2 था, थ्रू एनी मोटर व्हीकल अदर देन ओमनी बस, तो इसमें हमेशा ई कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा। लेकिन अगर हम लोग ओमनी बस से सप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे केस में बॉडी कॉर्पोरेट रहेगा तो वो खुद ही भरेगा, एंड अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट रहेगा तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा। ओके, सेकंड था होटल अकोमोडेशन एंड यूटिलिटी सर्विसेज।
ओके अगर होटल रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो होटल खुद कंप्लाई कर लेगा, एंड अगर होटल अनरजिस्टर्ड है तो यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा। समझ में आ रहा। उसके बाद थर्ड था रेस्टोरेंट सर्विसेज। सेकंड एंड थर्ड दोनों सेकंड में कर दिया अपन ने, अभी फोर्थ डायरेक्टली रेस्टोरेंट सर्विसेज। उसमें दो बाइफर्केशन था। ओके 7,500 का अगर अकोमोडेशन चार्जेस है, ओके उससे ज़्यादा है तो उस केस में रेस्टोरेंट खुद ही कंप्लाई करेगा, एंड अगर उससे कम है तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा, दैट इज जोमेटो। क्लियर। ये होटल का जो टर्नओवर है वो किसके टर्नओवर में ऐड होएगा? रेस्टोरेंट के टर्नओवर में ऐड होएगा, जोमेटो के टर्नओवर में ऐड नहीं होएगा। क्लियर है क्या? समझा? तो इतना ही था ये वाला चैप्टर। अभी हम लोग कंपोजिशन स्कीम का रिवीजन कर रहे हैं। कंपोजिशन स्कीम सेक्शन नंबर 10। ओके सेक्शन नंबर 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। कंपोजिशन स्कीम किसको मिलता है? छोटे मोटे लोग को मिलता है। छोटे मोटे लोग मतलब जिन लोग का पिछले साल का टर्नओवर 1.5 सीआर या तो 75 लाख उससे कम रहा होगा। ओके 75 लाख इज एप्लीकेबल इन सुनाम क्यूब, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। ओके इन स्टेट्स में 75 लाख का लिमिट लगेगा। लेकिन अगर मेरा बिजनेस नॉर्मल स्टेट में भी है एंड स्पेशल स्टेट में भी है तो हम लोग को 75 लाख का लिमिट मिलेगा। ओके एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेशन में हम लोग को 4 चीजें ऐड करनी है एंड 2 चीजें लेस करनी है। ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाईज, इंटरस्टेट सप्लाईज टू सेम पैन, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। 2 चीजें माइनस करनी है, जीएसटी एंड जीएसटी सेस एंड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटर। ओके जो भी आंसर आएगा उसको हम लोग 1.5 या तो 75 से कंपेयर करेंगे। ओके उसके बाद देखा हम लोगों ने कि कुछ लोगों को कंपोजिशन स्कीम मिलेगा ही नहीं, फिर उन लोग के लिए टर्नओवर चेक करने का जरूरत नहीं है। ओके इनएलिजिबल सप्लायर्स बोलते हैं हम लोग। सबसे पहला इंटरस्टेट सप्लाई जिसको करना है, ओके वो लोग नहीं आ सकते। इंटरस्टेट सप्लाईज में स्पेशल मीनिंग देखा था। पहला तो बेसिक मीनिंग दूसरे स्टेट में बेचना। ओके अगर हम लोगों ने सेम स्टेट में एसईजेड को दिया तो भी इंटरस्टेट सप्लाई है, एक्सपोर्ट भी इंटरस्टेट सप्लाई है, तो कंपोजिशन पर्सन कैन नॉट डू इंटरस्टेट सप्लाईज। ओके एसईजेड को नहीं बेच सकता, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। सेकंड सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज। ओके पेट्रोल नहीं बेचना आपको, ओके लिकर वगैरह ये सब नहीं बेचना है। थर्ड एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइडर, जिसको रेस्टोरेंट को छोड़ के सर्विस देना है तो वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता, वो 10(2)A के प्रिजम्पटिव स्कीम में जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग को गुड्स के साथ सर्विस देना है तो दे सकते हैं, लेकिन अप टू अ सर्टन लिमिट, दैट इज 10% ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन स्टेट और 5 लाख विच एवर इज हायर। क्लियर है सबको? उसके बाद इनएलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स देखा था, ट्रेडर नहीं मैन्युफैक्चरर। टीपा, टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, एरेटेड वाटर्स। उसके बाद और भी देखा था, फ्लाई ऐश ब्रिक, फ्लाई ऐश ब्लॉक, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, बिल्डिंग ब्रिक, अर्दन टाइल, रूफ टाइल। ओके उसके बाद एक अमेंडमेंट का एरिया किया था, जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम बेचते हैं वो भी तो गुड्स वाले ही है पर फिर भी उनको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। क्लियर है क्या? उसके बाद फिफ्थ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इन लोग को नहीं मिलेगा। उसके बाद जो पर्सन सर्विस सेल कर रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर से, उसको भी नहीं मिलेगा। ओके गुड्स वाले को मिलेगा लेकिन कुछ कंडीशन है वो फुलफिल करना पड़ेगा, कंडीशन नॉट इंपॉर्टेंट। समझ में आया? तो यहाँ पर अपना इनएलिजिबल क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद सिखाया था फर्स्ट सप्लाईज का कंसेप्ट। ओके उसके बाद रेट ऑफ टैक्स था। फर्स्ट सप्लाईज सिखाया था, फर्स्ट सप्लाई नहीं सिखाया, फर्स्ट सप्लाईज। फॉर एग्जाम्पल आप 1 अप्रैल से बिजनेस चालू किए, 1 अप्रैल से लेके पहला 20 लाख का आपने सेल्स किया विदाउट टेकिंग रजिस्ट्रेशन, करवाया ना? हाँ तो विदाउट टेकिंग रजिस्ट्रेशन किया आप लोगों ने सेल। अभी जितना टाइम बाकी है ये साल खत्म होने में, ओके उसमें हम लोग कितना सेल कर सकते हैं? 1.5 करोड़ या 1.3 सीआर? 1.3 सीआर, क्योंकि आपको पूरे साल में 1.5 सीआर करना है। ओके तो 20 लाख का सेल्स तो ऑलरेडी हो चुका है, तो ऊपर का जो सेल्स है वो कितना कर सकते हैं? 1.3 सीआर। टैक्स किसके ऊपर पे करना पड़ेगा? 1.3 सीआर पे। समझ में आया क्या पॉइंट? 1.5 पे नहीं, 1.3 पे ही पे करेंगे। क्लियर है? So first supplies are included for checking eligibility and first supplies are excluded for payment of tax। ठीक है। उसके बाद देखा था रेट ऑफ टैक्स। ओके रेट ऑफ टैक्स को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, मैन्युफैक्चरर, ओके ट्रेडर एंड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। मैन्युफैक्चरर के लिए 0.5% CGST, 0.5% SGST ऑन टोटल टर्नओवर इन स्टेट। क्लियर है क्या? टोटल टर्नओवर, टोटल इंक्लूड्स एग्जेम्प्ट सप्लाईज बट एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टर्नओवर। याद आया? ट्रेडर के लिए भी सेम रेट है, 0.5% CGST, 0.5% SGST, लेकिन किसके ऊपर है वो? टैक्सेबल टर्नओवर के ऊपर। ओके टैक्सेबल टर्नओवर, टैक्सेबल मतलब एग्जेम्प्ट आएगा ही नहीं, तो इंटरेस्ट को तो सोचना ही नहीं। उसके बाद रेस्टोरेंट 2.5% CGST, 2.5% SGST ऑन टोटल टर्नओवर इन स्टेट। क्लियर है सबको? टोटल इंक्लूड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई बट एक्सक्लूड्स इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टर्नओवर। समझा? एंड ये जो भी रेट्स था वो सारा
आउटवर्ड सप्लाई पे था। अगर कंपोजिशन स्कीम ने कुछ इनवर्ड सप्लाई लिया रहेगा आरसीएम वाला, तो आरसीएम का रेट लगेगा, याद है? ओके। उसके बाद एक दूसरा स्कीम किया था जो था सिर्फ और सिर्फ सर्विस सप्लायर के लिए। ओके, सर्विस सप्लायर के लिए था, या तो फिर ऐसे लोग के लिए जो कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। ओके, तो इसके लिए आपका पिछले साल का टर्नओवर कितना होना चाहिए? 50 लाख या उससे कम। ओके, 50 लाख या उससे कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ओके, इसका इनएलिजिबल क्राइटेरिया इज सेम एज कंपोजिशन विद ओनली वन डिफरेंस। यस, एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइडर। ओके, रेस्टोरेंट वाला तो इधर आ ही नहीं सकता क्योंकि कंपोजिशन मिल रहा है। बाकी लोग के लिए तो ये स्कीम है। ओके, तो इनएलिजिबल क्राइटेरिया में थर्ड वाले को निकाल देना है, बाकी सब कुछ इनएलिजिबल क्राइटेरिया सेम रहेगा। समझा? व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स? 3% CGST, 3% SGST, ठीक है, ऑन टोटल टर्नओवर इन स्टेट। टोटल टर्नओवर पे लगेगा। आया समझ में सबको? उसके बाद हम लोगों ने कुछ सेक्शंस अलग से देखा था। कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन या फिर प्रिजम्पटिव वाला पर्सन पिछले साल में 1.5 CR कर रहा है, करंट ईयर में भी उतना ही करना है, 1.5 CR, या तो 75 लाख या तो 50 लाख, एज द केस में भी। उसके बाद देखा था कंपोजिशन पर्सन को कुछ ITC नहीं मिलता। ओके, वो GST चार्ज भी नहीं कर सकता, ना ही उसको ITC मिलेगा। उसके बाद देखा था अगर आप लोगों ने गलत कंपोजिशन स्कीम अवेल किया, आपको एलिजिबल नहीं था फिर भी आपने अवेल किया, तो ऑफिसर क्या करेगा? आपको कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकालेगा, आपको नॉर्मल में शिफ्ट करेगा। समझ में आया? एंड आपसे डिफरेंशियल टैक्स लेगा, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। आया समझ में? सो हियर वी कंप्लीट विद कंपोजिशन स्कीम। अभी टाइम ऑफ सप्लाई स्टार्ट कर रहे हैं। टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 12 एंड सेक्शन नंबर 13 ऑफ CGST एक्ट। ओके, सेक्शन नंबर 12 वाज फॉर गुड्स, सेक्शन नंबर 13 इज फॉर सर्विस। ओके, गुड्स के लिए हमने 3 बाइफर्केशन किया, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। फॉरवर्ड चार्ज में व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। व्हाट इज द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस? ओके, अगर मोमेंट इन्वॉल्व है तो रिमूवल, मोमेंट नहीं है तो डिलीवरी और मेकिंग अवेलेबल। क्लियर है? इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि गुड्स के केस में एडवांस पेमेंट पे GST नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें हम लोग का रिसीट ऑफ पेमेंट इरेलेवेंट है। लेकिन रिसीट ऑफ पेमेंट एक जगह पे रिलेवेंट है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में। ओके, ड्रीम 11 की गेम में अगर हमने पैसा लगाया तो जैसे ही ड्रीम 11 को पैसा मिलेगा उनको GST भरना पड़ेगा। ओके, फॉरवर्ड चार्ज में आगे देखा सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। ओके, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। व्हाट इज द लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और 6 months फ्रॉम रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है? okay. उसके बाद देखा RCM गुड्स। ओके, 3 चीजें चेक करने विच एवर इज अर्लियर। सबसे पहला डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स। ओके, सेकंड 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस डेट, एंड लास्ट इज डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट मतलब बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर। परफेक्ट। उसके बाद देखा कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, सेम टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। Last date to issue invoice would be successive statement or successive payment as the case may be. उसके बाद सर्विसेज का स्टार्ट किया, फॉरवर्ड चार्ज सर्विसेज। ओके, फॉरवर्ड चार्ज सर्विस अगर टाइम लिमिट में हम लोगों ने इनवॉइस इशू किया तो IR विच एवर इज अर्लियर, और अगर नहीं किया तो SR विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है? व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस? नॉर्मली इट इज 30 days, लेकिन बैंक NBFC वगैरह में 45 days। ये टाइम लिमिट गिनना कहाँ से? फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ सर्विस। क्लियर है? उसके बाद एक RCM सर्विस में 2 कैटेगरी था। एक तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट मतलब बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है क्या? उसके बाद हमने देखा अदर 16 सर्विस, 61st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस डेट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट मतलब बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है? उसके बाद कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, अगर टाइम लिमिट में इनवॉइस इशू किया तो IR विच एवर इज अर्लियर, नहीं किया तो SR विच एवर इज अर्लियर। इसमें S को हम लोग इंटरप्रेट क्या करते हैं? लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। ओके, S का मतलब यहाँ पर लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस? इट इज लिंक टू पेमेंट। अगर पेमेंट का टर्म्स, अच्छा ये वाला नहीं हुआ है, हाँ ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग चलो इसके लिए, बाद में अपन करते हैं। अगर पेमेंट का टर्म्स आर असर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट देन इट इज ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अगर पेमेंट का टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है देन इट इज एक्चुअल रिसीट ऑफ पेमेंट। एंड इफ पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट देन जब जब वो इवेंट होएगा उतना उतना इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हमने देखा था स्पेशल केसेस। ओके, 3 स्पेशल केसेस देखा था। वाउचर का केस देखा था,
ओके, वाउचर के केस में इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल फ्रॉम इशुएंस ऑफ वाउचर एट द टाइम ऑफ वाउचर, तो जब भी इशू किया तभी उसका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। एंड अगर हमने सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं था वाउचर के टाइम पर, तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। क्लियर है? ओके, उसके बाद हमने देखा था लेट पेमेंट का पैसा मिलता है। ओके, तो लेट पेमेंट का जब भी पैसा मिलेगा दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई, दैट इज एक्चुअल रिसीट ऑफ कंसिडरेशन। एंड अपन ने रेसिडुअल कैटेगरी देखा। ओके, उसमें दो था। ओके, पहला था आरसीएम का रेसिडुअल। अगर हम लोगों ने आरसीएम के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आ रहा है हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे आरसीएम के रेसिडुअल में, इट इज डेट ऑफ इनवर्ड सप्लाई इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिपिएंट। एंड अगर ये भी नहीं मालूम तो फिर मेन रेसिडुअल में जाएंगे, उसमें लिखा हुआ है डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, लेकिन उसमें दो पार्ट है। सबसे पहला पीरियोडिक रिटर्न अगर फाइल करना है तो पीरियोडिकल रिटर्न का ड्यू डेट, एंड अगर वो भी नहीं मालूम, वो भी नहीं करना है, तो फिर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। क्लियर है? उसके बाद हमने एक 1000 रुपीज़ का कंसेप्ट पढ़ा था। अगर किसी सप्लायर को अपने इनवॉइस अमाउंट से ज़्यादा पैसा मिला एंड वो ज़्यादा अमाउंट अगर 1000 रुपये से कम है, तो सप्लायर के पास ऑप्शन रहता है कि वो अगली बार जब इनवॉइस इशू करेगा तब टाइम ऑफ सप्लाई ले ले। समझ में आया? तो यहाँ तक अपना टाइम ऑफ सप्लाई। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई का रिवीजन। ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ओके, सेक्शन नंबर 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बोलता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई शुड बी ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओके, ट्रांजैक्शन वैल्यू कब लिया जाएगा? जब दो कंडीशन फुलफिल होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू? ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब अमाउंट पेड और पेएबल। ओके, रिसिपिएंट ने जितना अमाउंट अपने सप्लायर को देना है उसको बोलते हैं अपन ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये ट्रांजैक्शन वैल्यू एज अ वैल्यू ऑफ सप्लाई कब लिया जाएगा? जब दो कंडीशन फुलफिल होगा। ओके, सबसे पहला कंडीशन, प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। ओके, रिसिपिएंट ने अपने सप्लायर को पैसे के अलावा कुछ नहीं देना है। ओके, सेकंड कंडीशन, पार्टी शुड बी अनरिलेटेड। ओके, रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए। ओके, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होएगा तो रिसिपिएंट अपने सप्लायर को जो भी अमाउंट देगा उसी को हम लोग क्या मान लेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई हमको मिलता है उसमें हमको 5 चीजें इंक्लूड करनी पड़ती है। ओके, एज पर सेक्शन 15(2) इंक्लूजन। सबसे पहला इंक्लूजन, एनी टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस अदर देन जीएसटी एंड जीएसटी सेस। ओके, जीएसटी को छोड़ के बाकी सारे टैक्सेस ऐड करने हैं, जैसे म्युनिसिपल टैक्स। लेकिन इसमें एक सर्कुलर पढ़ाया था जिसमें लिखा था टीसीएस को ऐड नहीं करना है। ओके, क्योंकि टीसीएस इज एन इंटरिम लेवी। सेकंड, अमाउंट पेड बाय रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर एंड नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस। ओके, अपने रिसिपिएंट ने कुछ अमाउंट पे कर दिया सप्लायर के बिहाफ पर, तो सप्लायर उससे कम पैसा ले रहा है, तो वो कम पैसा वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसमें हम ऐड करेंगे जितना पे हुआ है। थर्ड, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस सच एज फ्रेट, पैकेजिंग, कमीशन एटसेट्रा। ओके, उसके बाद चार्ज बाय सप्लायर टू रिसिपिएंट, चार्ज होना चाहिए तो ही हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद फोर्थ, अमाउंट दैट इज इंटरेस्ट कलेक्टेड, ओके, और लेट फीस फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। उसके बाद फिफ्थ, सब्सिडीज अदर देन सीजीएसटी। समझ में आ रहा है? अभी इंटरेस्ट में हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि इंटरेस्ट वुड बी ऑलवेज ट्रीटेड एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ओके, हमेशा टैक्सेस इंक्लूड किया जाएगा उसमें। तो हम लोग को क्वेश्चन में जब भी इंटरेस्ट का अमाउंट आता है तो डिवाइड बाय 118 या जो भी रहेगा, ओके, गुड्स का रेट या सर्विस का रेट, उसमें 100 ऐड करके फिर डिवाइड करना है। तो ऑलवेज वी हैव टू कंसिडर इट एज अ इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। उसके बाद सब्सिडी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था, जो भी सब्सिडी है वो प्राइस लिंक सब्सिडी होना चाहिए, कैपिटल सब्सिडी नहीं होना चाहिए। एंड उसमें हम लोगों ने 4 एडजस्टमेंट्स किया था। ओके, अगर समझो सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिला है, ओके, एंड ऑलरेडी एडजस्ट किया हुआ है, तो अभी हम लोग को इग्नोर करना है क्योंकि ऑलरेडी माइनस हो चुका है। लेकिन एनजीओ से सब्सिडी मिला है एंड माइनस हो चुका है, तो अभी हम लोग को ऐड बैक करना है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिला है एंड माइनस नहीं हुआ है तो अब माइनस करना पड़ेगा। एनजीओ से सब्सिडी मिला है एंड माइनस नहीं हुआ है तो इग्नोर करेंगे। समझ में आया? तो ये 5 चीज़ें ऐड करनी है। उसके बाद 2 चीज़ें माइनस करने को सिखाया था। ओके, डिस्काउंट, दैट इज पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट एंड प्री सप्लाई डिस्काउंट। प्री सप्लाई डिस्काउंट मतलब कि जब हम सप्लाई कर रहे हैं तब हमको डिस्काउंट का अमाउंट मालूम है। ओके, डिस्काउंट विच इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अभी इसमें एक कंडीशन था, इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन इनवॉइस। ओके, इनवॉइस पे रिकॉर्ड होएगा तो माइनस करने को मिलेगा। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को माइनस करने का 3 कंडीशन था। ओके, सबसे पहला कंडीशन, डिस्काउंट शुड बी इस्टेब्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल और रिटन। सेकंड कंडीशन, आईटीसी शुड बी रिवर्स बाय रिसिपिएंट। ओके, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट मतलब कि आज हमने सेल किया, कुछ डिस्काउंट नहीं दिया, लेकिन हम उसको डिस्काउंट कब देंगे? कुछ कंडीशन वो फुलफिल करके आएगा तब देंगे। ओके,
तो उसने आईटीसी तो पहले इनवॉइस का ले लिया रहेगा, तो गवर्नमेंट यहाँ पर बोलता है कि सप्लायर को क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा विच शुड बी स्पेसिफिकली लिंक्ड, एंड उस क्रेडिट नोट के बेसिस पे अपना जो रिसिपेंट है वो क्या करेगा, आईटीसी को रिवर्स करेगा। क्लियर है सबको? उसके बाद दो सर्कुलर और पढ़ाया था इसमें। सबसे पहला सर्कुलर डेल क्रेडिटर एजेंट। ओके, डेल क्रेडिटर एजेंट कौन रहता है? ऐसा एजेंट जो गारंटी लेता है पेमेंट का। ओके, अज्यूम करो कि डेल क्रेडिटर एजेंट के नाम से इनवॉइस गया था रिसिपेंट को। ओके, डेल क्रेडिटर एजेंट के नाम से डेल क्रेडिटर एजेंट पैसा नहीं दे रहा है। ओके, तो वो प्रिंसिपल को पैसा नहीं दे पा रहा है, तो यहाँ पर जो डेल क्रेडिटर एजेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को तो पैसा देना ही पड़ेगा क्योंकि उसने बैड डेट्स का गारंटी लिया हुआ है। अभी वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि डेल क्रेडिटर एजेंट ने इनवॉइस बनाया था। लेकिन अगर ओरिजिनल इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम से गया होता तो नहीं आता। समझ में? क्योंकि अगर प्रिंसिपल के नाम से गया है तो एजेंट एंड रिसिपेंट के बीच में खाली वो लोन का ट्रांजेक्शन रह गया। समझा? ट्रांजेक्शन इन मनी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ईएमआई बाउंस होता है तो उसका जो चार्जेस है उसके ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं। सो इट डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग सप्लाई। अगर हमको पैसा मिला था और हमने ईएमआई बाउंस किया, उसके चार्जेस पे जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर हमको पैसे के जगह पे कुछ असेट मिला था लोन पे और फिर हमने ईएमआई को बाउंस किया, तो उस बाउंसिंग चार्ज के ऊपर जीएसटी आएगा। समझ में आया? तो इतना था अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई। इनपुट टैक्स क्रेडिट सेक्शन नंबर 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ओके, सेक्शन नंबर 16, 17, 18, ये तीन सेक्शन अपने सिलेबस में। ओके, सेक्शन नंबर 16 आईटीसी। आईटीसी का बेसिक मीनिंग होता है कि हम लोग जो अपने सप्लायर को जीएसटी देते हैं उसको हम लोग आईटीसी बोलते हैं। ओके, आईटीसी मिलने का कुछ कंडीशन है। देयर आर 6 कंडीशंस टू अवेल आईटीसी। ओके, सबसे पहला कंडीशन टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ओके, सेकंड कंडीशन गुड्स या फिर सर्विसेज मिल जाना चाहिए। उसका एक एक्सेप्शन था, बिल टू शिप टू मॉडल। ओके, थर्ड सप्लायर शुड पे टैक्स। फोर्थ रिसिपिएंट शुड फाइल रिटर्न, दैट इज 3B। एंड फिफ्थ सप्लायर शुड फाइल रिटर्न, दैट इज जीएसटीआर 1। एंड लास्ट आईटीसी शुड नॉट बी इन द रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी। ओके, ये 6 कंडीशन फुलफिल करेंगे तो अपने को आईटीसी मिलेगा। एंड अगर गुड्स हम लोग को लॉट में आ रहा है तो ऑन द रिसीट ऑफ लास्ट लॉट हम लोग को आईटीसी मिलेगा। क्लियर है क्या? उसके बाद देखा हम लोगों ने सेक्शन नंबर 16 में हर रिसिपिएंट को अपने सप्लायर को 180 दिन में 180 डेज के अंदर अंदर ओके पेमेंट करना पड़ेगा इनवॉइस का अमाउंट। अगर इनवॉइस का अमाउंट वो पे नहीं करता तो आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब से कब तक लगेगा? डेट ऑफ यूटिलाइजेशन टिल द डेट ऑफ रिवर्सल, जो आज सीखा। ओके, डेट ऑफ यूटिलाइजेशन से लेकर के डेट ऑफ रिवर्सल तक हम लोग को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखा 180 डेज में अगर पेमेंट नहीं किया तो भी चलेगा। ऐसा 3 केसेस, दैट इज एक्सेप्शंस टू 180 रूल। सबसे पहला आरसीएम, सेकंड शेड्यूल 1 एक्टिविटीज, एंड थर्ड 15(2)(b) का एडिशन जो वैल्यू ऑफ सप्लाई में सीखा था, अमाउंट पेड बाय रिसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। ओके, वो एक्सेप्शन है। क्लियर है? 180 दिन में पे नहीं किया, आईटीसी रिवर्स किया, लेकिन बाद में हम लोग जब अपने सप्लायर को पे करेंगे तब हम लोग को आईटीसी मिलेगा। ओके, तो जब भी पे करेंगे तब आईटीसी ले सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं लगेगा इसमें। समझ में? उसके बाद देखा हम लोगों ने कि अगर प्रोपोर्शनेट पेमेंट किया, 180 दिन में पूरा पेमेंट नहीं किया, खाली 30% किया, तो अपने को रिवर्सल कितना करना पड़ेगा? खाली 70% का। जितना आउटस्टैंडिंग है उतने के प्रोपोर्शन का जीएसटी रिवर्स करना है। क्लियर है? उसके बाद सीखा टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी। ओके, टाइम लिमिट कब तक आईटीसी ले सकते? 30th नवंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है? अभी ये जो टाइम लिमिट है ये अप्लाई नहीं होता है रीक्लेमिंग ऑफ आईटीसी में, जो 180 दिन के बाद हम पैसा देते हैं। ओके, उसमें ये टाइम लिमिट नहीं लगेगा। क्लियर है? उसके बाद देखा था कैपिटलाइजेशन ऑफ आईटीसी कंपोनेंट। ओके, अगर आप लोगों ने जीएसटी के अमाउंट को फीस एसेट में ऐड किया है तो आप लोग को उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा इनकम टैक्स वाला। ओके, अगर आपको आईटीसी चाहिए तो आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद सेक्शन नंबर 17 स्टार्ट किया। सेक्शन नंबर 17 में हम लोगों ने देखा गवर्नमेंट का एक लॉजिक रहता है। अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो गवर्नमेंट आपको आईटीसी नहीं देगा, लेकिन अगर वो एग्जेम्प्ट सप्लाई आप एक्सपोर्ट करते हो तो आईटीसी देगा एंड रिफंड भी दे देगा। एंड अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो आपको आईटीसी मिलेगा। टैक्सेबल सप्लाई को एक्सपोर्ट करते हो तो रिफंड भी मिलेगा। समझ में आया? ओके, उसके बाद बैंकिंग कंपनीज का किया था। ओके, बैंकिंग कंपनीज का किया था। बैंकिंग कंपनीज के पास 2 ऑप्शन है। ओके, पहला ऑप्शन, जितना आपका एग्जेम्प्ट सप्लाई है
उसके प्रपोर्शन का आईटीसी रिवर्स कर दो। एंड सेकेंड ऑप्शन है रूल नंबर 38। रूल नंबर 38 बोलता है इन एलिजिबल आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। सेकंड, अपने ही ब्रांच से अगर खरीदा है तो पूरा आईटीसी मिलेगा, एंड बचे हुए आईटीसी का सिर्फ 50% मिलेगा, बाकी का 50% लैप्स हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये दोनों में से जो भी ऑप्शन लेंगे वो 1 साल तक अपने को चलाने का है। उसके बाद सेक्शन नंबर 17(5) स्टार्ट किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन एलिजिबल आईटीसी। ओके, इसका जो हेडिंग स्टार्ट होता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 16(1) 18(1), मतलब कि आप अगर बिजनेस पर्पस के लिए भी खरीदते हो तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा अगर वो सेक्शन 17(5) में लिखा है। ओके, सबसे पहला मोटर व्हीकल, ओके, यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग सीटिंग कैपेसिटी नॉट मोर देन 13। ओके, मतलब अगर मोटर व्हीकल परचेस किया जिसका सीटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है तो इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। मतलब गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के गाड़ी का आईटीसी मिलेगा, पर्सन के ट्रांसपोर्टेशन का नहीं मिलेगा वैसे तो, लेकिन अगर 13 सीटिंग से ऊपर रहेगा तो मिल जाएगा, जैसे बस वगैरह का। ओके, लेकिन अगर 13 सीटिंग से कम रहेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सेप्शन में फॉल करेंगे तो मिलेगा। देर आर 3 एक्सेप्शन। सबसे पहला फर्दर सप्लाई, सेकेंड ड्राइविंग स्कूल्स, ओके, एंड थर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। क्लियर है सबको? उसके बाद देखा हम लोगों ने इसी पॉइंट में जो जेसीबी वगैरह है, ओके, वो सब मोटर व्हीकल के डेफिनेशन के बाहर है। ओके, एंड बाइक्स जो है, बाइक 25 सीसी से कम अगर इंजन कैपेसिटी है, ओके, तो उसको हम लोग बाइक मतलब मोटर व्हीकल नहीं बोलते। 25 सीसी के ऊपर रहेगा तो मोटर व्हीकल बोलेंगे। ओके, उसके बाद एयरक्राफ्ट एंड वेसल, इसका भी आईटीसी नहीं मिलता, लेकिन इसके 4 एक्सेप्शन। सबसे पहला फर्दर सप्लाई, ओके, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, एंड लास्ट वन इम्पार्टिंग ट्रेनिंग। ओके, ट्रेनिंग अगर दिया है उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में या तो वेसल में तो आईटीसी मिलेगा। उसके बाद देखा सर्विसेज इन रिलेशन टू मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट एंड वेसल, अगर उन तीनों का आईटीसी मिल रहा है तो उससे रिलेटेड सर्विसेज का भी आईटीसी मिलेगा। क्लियर है? उन तीनों का नहीं मिल रहा है तो इसका भी आईटीसी ब्लॉक्ड है, नहीं मिलेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरर को पूरा आईटीसी मिलेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद देखा था हम लोगों ने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी एफओबी एचसीएल स्क्वायर, सर्टन सर्विसेज, एफओबी एचसीएल स्क्वायर, फूड एंड बेवरेज, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल ऑन विच आईटीसी इज नॉट अलाउड, एंड लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इन सभी का आईटीसी नहीं मिलता, लेकिन इसका 3 एक्सेप्शन। इनवर्ड सप्लाई फॉर आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई फॉर कंपोजिट और मिक्स्ड आउटवर्ड सप्लाई, एंड ऑब्लिगेटरी फॉर एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड टू एम्प्लॉय अंडर एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स। ओके, फैक्ट्री एक्ट का एग्जांपल लिया था, 250 के ऊपर वर्कर, एंड शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का एग्जांपल लिया था, 8 बजे के बाद लेडी वर्कर काम करती है तो घर तक पहुंचाने का जिम्मेदारी। ओके, समझ में आया पॉइंट? तो ये ऑब्लिगेटरी है। उसके बाद देखा था हम लोगों ने 3 ऐसा ट्रांजेक्शन जिसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, मेंबरशिप ऑफ क्लब, ट्रैवल बेनिफिट्स, एंड हेल्थ एंड फिटनेस। ओके, इन तीनों सर्विसेज का भी आईटीसी नहीं मिलता, लेकिन अगर ऑब्लिगेटरी रहेगा तो मिल जाएगा। उसके बाद देखा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ओके, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का आईटीसी हम लोग को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड तो मिल जाएगा। अदर देन प्लांट एंड मशीनरी का है तो उस केस में पीएनएल में डेबिट किया रहेगा तो मिल जाएगा, कैपिटलाइज किया रहेगा तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम लोग कॉस्ट के कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, नॉट आईटीसी का कैपिटलाइजेशन। क्लियर है सबको? एंड इनवर्ड सप्लाई फॉर आउटवर्ड सप्लाई रहेगा तो भी मिल जाएगा। उसके बाद देखा था हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी में 3 चीजें नहीं आती, लैंड एंड बिल्डिंग, टेलीकम्युनिकेशन टावर, एंड पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री। याद आया? उसके बाद देखा नेक्स्ट गुड्स और सर्विसेज परचेज्ड फॉर सेल्फ कंस्ट्रक्शन। अगर हम लोग खुद के लिए कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, अगर हम लोग गुड्स खरीदते कहीं और से, सर्विस कहीं और से लेते। ओके, लेकिन अगर हम लोगों ने उनका कैपिटलाइजेशन नहीं किया, पीएल में डेबिट किया तो मिल जाएगा, या तो अगर उससे हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी बनाया तो भी मिल जाएगा। क्लियर है क्या? एंड इनवर्ड सप्लाई फॉर आउटवर्ड सप्लाई रहेगा तो मिलता ही है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था पर्सनल कंजम्पशन, वही था ना? ओके, पर्सनल कंजम्पशन, तो पर्सनल कंजम्पशन के लिए अगर हम लोग कुछ खरीदते हैं तो उसका आईटीसी नहीं मिलता है। उसके बाद नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उसको खाली इंपोर्ट ऑफ गुड्स का आईटीसी मिलता है, बाकी चीज़ों का नहीं मिलता। उसके बाद देखा था कंपोजिशन पर्सन, उससे हम लोगों ने अगर कुछ खरीदा तो हमको आईटीसी नहीं मिलने वाला है। ओके, उसके बाद देखा था सीएसआर एक्सपेंडिचर। ओके, ये अमेंडमेंट है, सीएसआर एक्सपेंडिचर का आईटीसी हम लोग को नहीं मिलता। क्लियर है? उसके बाद देखा था हम लोगों ने गुड्स डिस्ट्रॉयड, ओके, स्टोलन, गिवन अवे एज गिफ्ट और फ्री सप्लाईज, फ्री सैंपल्स, तो हम लोग को इन सभी का आईटीसी नहीं मिलता। आईटीसी लिया रहेगा तो रिवर्स करना पड़ेगा। इसमें एक सर्कुलर पड़ा था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर बाय 1 गेट 1 फ्री है
तो जो फ्री प्रोडक्ट दिया वो भी फ्री है, पर फिर भी इसका आईटीसी मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट नोस बाय वन गेट वन फ्री में जो पेड प्रोडक्ट है उसमें हम लोग दोनों का प्राइस कलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है क्या? एंड लास्ट पॉइंट, अगर हम लोगों ने सेक्शन 74, 120 एंड 130 में टैक्स पे किए फ्रॉड के सेक्शंस में, तो अपने रिसिपेंट को आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर है सबको? तो अपना सेक्शन 17 पूरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद सेक्शन नंबर 18 कराया। सेक्शन नंबर 18 हेडिंग वाज अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ओके, 18(1)(a, अगर हम लोग अनरजिस्टर्ड थे, ओके, हम लोग का लायबिलिटी रजिस्ट्रेशन का आया, कब आता है? जब हम लोग का टर्नओवर 20 लाख क्रॉस होता है। तो जैसे ही टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हुआ, गवर्नमेंट से आप 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करो। अगर 30 दिन के अंदर हम अप्लाई करते हैं तो हम लोग को कौन से दिन के स्टॉक का आईटीसी मिलता है? जो दिन हम लोग लायबल हुए थे उसके पिछले दिन के स्टॉक का आईटीसी मिलता है। कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा। क्लियर है सबको? एंड अगर 30 दिन के बाद अप्लाई किया तो जब भी हम लोग को जीएसटी नंबर मिला उसके पिछले दिन के स्टॉक का आईटीसी मिलेगा, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा। व्हाट आर द कंडीशंस? कंडीशन से सबसे पहला, स्टॉक 1 साल से ज्यादा जुना नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, अपने पास टैक्स इनवॉइस होना ही चाहिए, ओके, आईटीसी लेना है तो। एंड तीसरा, अगर टोटल आईटीसी 2 लाख से ऊपर का क्लेम हो रहा है तो सीएमए का सर्टिफिकेट होना चाहिए। याद आया? ओके, उसके बाद 18(1)(b वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। ओके, तो जब भी हम लोग को नंबर मिलेगा उसके पिछले दिन के स्टॉक का आईटीसी मिलेगा, कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलेगा। वॉलेंटरी नंबर मतलब खुद से होके लिया, हम लोग का टर्नओवर तो 20 लाख है ही नहीं, फिर भी ले लिया। 18(1)(c, अगर कंपोजिशन पर्सन कंपोजिशन स्कीम से एग्जिट होके नॉर्मल में जा रहा है तो जो भी दिन वो नॉर्मल में जा रहा है उसके पिछले दिन के स्टॉक का आईटीसी मिलेगा, कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ माइनस करने के बाद मिलेगा। क्लियर है सभी को? ओके, उसके बाद देखा था हम लोगों ने एग्जाम सप्लाईज जो कर रहा था उसका सप्लाईज टैक्सेबल हो गया एंड वो पहले से रजिस्टर्ड था, पहले से रजिस्टर्ड। अगर वो पहले अनरजिस्टर्ड था तो 18(1)(a लगेगा, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड था तो 18(1)(d। इसमें गवर्नमेंट बोलता है कि जो भी दिन आप लोग का सप्लाई एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल हुआ उसके पिछले दिन के स्टॉक का आईटीसी आप लोग को दिया जाएगा। कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी मिलेगा लेकिन पूरा नहीं, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ माइनस करने के बाद। क्लियर है? उसके बाद देखा हम लोगों ने उल्टा केसेस, रिवर्स केसेस। ओके, हम लोग पहले रजिस्टर्ड थे, अभी हम लोग अनरजिस्टर्ड हो रहे हैं, या तो हम लोग पहले नॉर्मल में थे अभी कंपोजिशन में जा रहे हैं, पहले टैक्सेबल कर रहे थे अभी एग्जाम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट से इस केस में आपको स्टॉक का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। अगर रिवर्स करने के लिए आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है तो मार्केट प्राइस के हिसाब से रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, एंड कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी रिवर्स करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस यूजफुल लाइफ इन मंथ्स। व्हाट इज द यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल एसेट इन जीएसटी? 60 मंथ्स और 5 ईयर्स। तो जितना महीना बाकी है उतने महीने का आईटीसी रिवर्स कर दो। क्लियर है? आईटीसी रिवर्स करने को आईटीसी नहीं है तो पे कर दो। समझ में आया सबको? उसके बाद हम लोगों ने देखा था सेल ऑफ फिक्स एसेट। सेल ऑफ फिक्स एसेट, ओके, हम लोगों ने अगर फिक्स एसेट सेल किया तो हमको जीएसटी कितना भरना है? टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू और आईटीसी माइनस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। ओके, ये माइनस करने के बाद जितना आंसर आएगा दोनों में से विच एवर इज हायर हमको पे करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? एंड दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ मोल्ड्स एंड डाइस, टूल्स, जिग्स, फिक्सचर्स। ओके, ये सब में हम लोग को ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। ओके, लॉजिक बताया था कि वो पीएल में डेबिट होता है, बार बार यूज होता है, एंड फिक्स एसेट बैलेंस शीट में असेट में जा रहा है। समझ में आया सबको? उसके बाद हमने एक रिवाइज टैक्स इनवॉइस का कंसेप्ट किया होता, जो चार्ज में भी किया, इधर भी किया। ओके, अगर आप लोग 30 दिन के अंदर नंबर लेते हो, ओके, तो आप लोग को रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने का मौका मिलता है विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो कब से कब तक का पीरियड का रिवाइज टैक्स इनवॉइस देते हैं हम लोग? जब से लायबल हुए तब से लेकर के जब तक नंबर मिला। ओके, ये पीरियड का हम लोग को रिवाइज टैक्स इनवॉइस देना है विद इन 1 मंथ। ओके, उससे रिसिपेंट से जीएसटी कलेक्ट करना है। अगर वो नहीं दे रहा है तो अपना कॉस्ट बन जाएगा, अपने मार्जिन से कम हो जाएगा। समझ में? दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अभी हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई का चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई का इंपॉर्टेंस क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब कि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग डेस्टिनेशन स्टेट को ढूंढ रहे हैं। ओके, डेस्टिनेशन स्टेट ढूंढना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उस स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा एंड अपना ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ये दोनों सेम स्टेट रहता है
तो इंट्रा स्टेट, दोनों अलग रहा तो इंटर स्टेट। क्लियर है? तो प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग को कैसे डिसाइड करना है, उसके लिए हमको पहले देखना पड़ेगा हम क्या सेल कर रहे हैं। अगर हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो अपना आंसर 10 एंड 11 से आएगा, एंड सर्विस दे रहे हैं तो सेक्शन नंबर 12 एंड 13 में से आएगा। क्लियर? अभी सीए इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू सेक्शन 11 एंड सेक्शन 13 नॉट इन सिलेबस। तो सेक्शन नंबर 10 करेंगे पहले। सेक्शन नंबर 10 इज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर मूवमेंट इज इन इंडिया। वो गुड्स इंडिया छोड़ के बाहर नहीं जा रहा है, ओके, ना ही बाहर से गुड्स इंडिया में आ रहा है, इंडिया के अंदर ही मूवमेंट है गुड्स का। सबसे पहला सेक्शन नंबर 10(1)(a), ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विच इन्वॉल्व मूवमेंट। ओके, मूवमेंट इन्वॉल्व रहेगा तो लोकेशन वेयर द मूवमेंट इज टर्मिनेटेड। ओके, मूवमेंट जिधर भी खत्म हुआ वो स्टेट को क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। इसमें स्पेशल पॉइंट पढ़ाया था कि अगर कोई रिसिपिएंट हमारे स्टेट में आता है एंड यहाँ से गुड्स लेके अपने स्टेट जा रहा है, फिर भी प्लेस ऑफ सप्लाई उसका ही स्टेट रहेगा, क्योंकि अल्टीमेट मूवमेंट इज टर्मिनेटेड इन दैट स्टेट। समझ में? अच्छा, ये वाला जो सेक्शन है वो सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के बीच के ट्रांजेक्शन के लिए है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड के ट्रांजेक्शन के लिए सेक्शन नंबर 10(1)(c) है। ओके, एक अलग सेक्शन हम लोगों ने देखा, एक अमेंडमेंट के थ्रू आया था फॉर May 24 एग्जाम्स। उसके बाद देखा सेक्शन नंबर 10(1)(b), ओके, बिल टू शिप टू, यस, गुड्स सप्लाइड ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। सी ने ए को बोला कि उसको गुड्स चाहिए, ए बोलता है कि मेरे पास गुड्स, मतलब आपको गुड्स मिल जाएगा, असली में उसके पास गुड्स नहीं। तो वो क्या करता है, बी को डायरेक्शन दे रहा है टू सप्लाई द गुड्स टू सी। तो यहां पर बी क्या करेगा, बी इनवॉइस ए के ऊपर बनाएगा एंड बी गुड्स को डिलीवर सी के इधर करेगा। सो बी जो इनवॉइस बना रहा है, ओके, बी एंड ए के बीच का ट्रांजेक्शन, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई इज टू बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन नंबर 10(1)(b) विच सेज लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन। आया समझ में? ओके, उसके बाद सेक्शन नंबर 10(1)(c), ओके, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो जहां पर गुड्स का लोकेशन है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ओके, डिलीवरी जब गुड्स हुआ है पहले से, तो जहां पर गुड्स पड़ा हुआ है दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। 10(1)(c)(a), सप्लाई ऑफ गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके, हम लोग को क्या चेक करना है यहाँ पर, हम लोग को चेक ये करना है कि उसका एड्रेस है कि नहीं। अगर उसका एड्रेस है तो उसका एड्रेस वाला स्टेट, एड्रेस नहीं रहेगा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। वेरी गुड। 10(1)(d), गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड। ओके, तो जिधर भी असेंबली हुआ या तो जिधर भी इंस्टॉलेशन हुआ दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। 10(1)(e), गुड्स टेकन ऑन बोर्ड। ओके, प्लेन में अगर गुड्स लोडिंग किया है फॉर सेल या तो ट्रेन में लोडिंग किया है फॉर सेल, इसमें जहां पर लोडिंग हुआ है दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, टेक्निकल लैंग्वेज में लोकेशन वेयर गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। समझ में? ओके, तो अपना सेक्शन 10 कंप्लीट। अभी सेक्शन 12। सेक्शन 12 इज फॉर सर्विसेज। ओके, सर्विसेज में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि सप्लायर एंड रिसिपिएंट ये दोनों इंडिया में होने चाहिए। ओके, दोनों में से एक जन इंडिया के बाहर रहेगा तो सेक्शन नंबर 13 लगेगा। क्लियर है सबको? तो सेक्शन नंबर 12 इज फॉर सर्विस वेयर बोथ ऑफ देम आर इन इंडिया। 12(2) जनरल प्रोविजन। जनरल प्रोविजन मतलब कि जो 12(3) से लेके 12(14) तक फिट नहीं हो रहा है वो जनरल। ओके, जनरल प्रोविजन व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो चेक करेंगे एड्रेस है कि नहीं, एड्रेस रहेगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, एड्रेस नहीं रहेगा तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। 12(3) सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है तो लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। 12(4) रेस्टोरेंट सर्विसेज, केटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस सर्विसेज। ओके, यहाँ पर जहाँ पर परफॉर्म हुआ, ओके, क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सर्विसेज बिना परफॉर्मेंस के पॉसिबल नहीं है, तो जिधर भी परफॉर्म हुआ दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद सेक्शन 12(5) ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अभी ये सर्विसेज नॉर्मली बिजनेस एंटिटी लेती है, तो इसीलिए यहाँ पर रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, याद रखने का लिए टेक्निक बोला था कि जो जनरल सर्विसेज बिजनेस एंटिटी लेती है उसमें रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड। ओके, हाँ, तो 12(5) में थे 12(5) ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, रजिस्टर्ड को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड को दिया सर्विस तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, जिधर से ट्रेनिंग परफॉर्म किया गया है। क्लियर है? उसके बाद 12(6) एडमिशन टू इवेंट, एंट्री फीस का हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। एंट्री फीस, ओके, कोई अम्यूजमेंट पार्क में जाते तो एंट्री फी पे करते, तो एंट्री फी पे करेंगे तो अम्यूजमेंट पार्क जीएसटी चार्ज करता है, तो जीएसटी के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ दैट अम्यूजमेंट पार्क और इवेंट हेल्ड। ओके, उसके बाद 12(7) इसको इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस।
ओके, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस में हम लोग चेक करेंगे, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो चेक करना पड़ेगा इवेंट किधर है। अगर इवेंट इंडिया में रहेगा तो लोकेशन ऑफ इवेंट, इवेंट इंडिया के बाहर रहेगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। 12.8 गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ओके, जनरली बिजनेस भी लेती है, तो रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर। ओके, जहां पर भी हमने उसको हैंड ओवर किया दैट लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। 12.9 पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ये भी बिजनेस सर्विसेज लेती है, तो रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहां से एम्बार्केशन हुआ दैट इज पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन नहीं मालूम, एक पास निकाला है, ओके, तो जनरल प्रोविजन दैट इज सेक्शन 12.2। क्लियर है। उसके बाद 12.10 सर्विसेज ऑन बोर्ड। ओके, सर्विसेज ऑन बोर्ड मतलब प्लेन में हम लोग जा रहे हैं, कुछ सर्विस ले रहे हैं, जैसे मूवी सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर देखेंगे। क्लियर है क्या, जहाँ से प्लेन ओरिजिन हुआ। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। ओके, 12.11 तो यहाँ पर हमने बहुत सारे पॉइंट्स देखे थे। अगर फिक्स्ड लाइन है, मतलब कि लैंडलाइन का टेलीफोन है, तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ फिक्स्ड लाइन। अगर प्रीपेड है तो हम लोग चेक करेंगे कि थ्रू सेलिंग एजेंट है या डायरेक्टली है। ओके, सेलिंग एजेंट का रहेगा तो लोकेशन ऑफ सेलिंग एजेंट, अगर डायरेक्टली रहेगा तो वेयर द प्री पेमेंट इज रिसीव्ड। उसके बाद पोस्टपेड, पोस्टपेड में बिलिंग एड्रेस। एंड अगर प्रीपेड है लेकिन उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट किया है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। क्लियर है सबको। हाँ, उसके बाद 12.12 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग। ओके, बैंकिंग सर्विसेज का था, बैंक अकाउंट होल्डर को सर्विस देता है, लॉकर रेंट हो गया, बैंक चार्जेस हो गया, या तो फिर जो जीरोदा एंजल वन ये लोग चार्ज करते हैं ब्रोकरेज, तो इसका ब्रोकिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इफ एड्रेस इज अवेलेबल, एंड अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। एक केस देखा था, डिमांड ड्राफ्ट हम लोग जो बनाते हैं, ओके, उसमें बैंक के पास रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं होगा शायद, तो इस केस में सप्लायर का लोकेशन दैट इज बैंक का लोकेशन वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद 12.13 इंश्योरेंस सर्विस। ओके, रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर। दैट्स इट, समझ में आया। अभी इसमें दो सर्कुलर था। सबसे पहला सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट का, ओके, होर्डिंग का एक बताया था। ओके, अभी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सर्विस में दो कॉन्ट्रैक्ट रहता है। एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ था, एक स्पेस मिला था मिस्टर ए को। ओके, उसने एडवर्टाइजमेंट कंपनी को बोला कि इस स्पेस पे आपको होर्डिंग लगाना है, जो लगाना है लगाओ। तो दिस सर्विस इज ट्रीटेड एज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी डिटरमाइंड एज पर 12.3। 12.3 सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसके हिसाब से रहेगा। लेकिन अगर समझो मिस्टर ए ने होर्डिंग लगाया है लेकिन वो ब्लैंक है, कॉल मी फॉर एडवर्टाइजमेंट, याद है। ओके, तो इस केस में एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, एज पर 12.2 जनरल प्रोविजन। समझ में आया। एंड और एक सर्कुलर था SEZ का। ओके, अगर SEZ में हम लोगों ने होटल अकोमोडेशन लिया तो नॉर्मली LOS एंड POS सेम ही रहता है। होटल अकोमोडेशन में जिधर प्रॉपर्टी है उधर ही सप्लायर है, तो हमेशा CGST SGST आएगा। लेकिन SEZ में अगर होटल है तो यहाँ पर IGST आएगा, क्योंकि SEZ को सप्लाई किया तो इट इज़ इंटरस्टेट सप्लाई। सबको समझ में आया। ओके, उसके बाद जो रूल्स थे वो हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में। सो हियर वी कंप्लीट विथ प्लेस ऑफ सप्लाई। सो नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज द चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर GST। ओके, रजिस्ट्रेशन रिवाइज करेंगे सेक्शन नंबर 22 से लेके 30 तक। सेक्शन नंबर 22 रजिस्ट्रेशन अंडर GST। एवरी सप्लायर इज लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन GST, okay, in the state from where he is making taxable supplies, provided his aggregate turnover exceeds rupees 20 lakhs और 10 lakhs। मतलब कि उसका अगर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख या तो 10 लाख से एक्सीड हो गया, नॉट इन प्रीवियस ईयर, करंट ईयर में भी अगर एक्सीड हो गया तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्लियर है। 10 लाख का लिमिट इज एप्लीकेबल इन NMMT। ओके, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इन स्टेट्स में अगर हम लोग का बिजनेस 10 लाख के ऊपर चला गया तो हम लोग को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एंड अगर हम लोग का बिजनेस नॉर्मल स्टेट में तो 20 लैक्स, लेकिन अगर दोनों स्टेट्स में तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि स्पेशल कैटेगरी से एग्जेम्प्ट सप्लाई दिया जा रहा है या टैक्सेबल भी। अगर सिर्फ एग्जेम्प्ट है तो अपना रजिस्ट्रेशन का लिमिट कम नहीं होएगा, 20 लाख की रहेगा। एंड अगर हम लोग ने टैक्सेबल सप्लाई दे दिया तो फिर लिमिट कम होकर 10 लैक्स रहेगा। समझ में आया। क्लियर है सबको। एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेशन कैसे करना है,
कंपोजिशन स्कीम में जो सीखा था एकदम सेम विथ ओनली वन चेंज। ओके, इंटरेस्ट हम लोग यहाँ पर माइनस नहीं करते। तो एक बार देखते एग्रीगेट टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है। ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ऑल एग्जेम्प्ट सप्लाईज, इंटर स्टेट सप्लाईज टू सेम पैन, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके, माइनस में क्या करना है, जीएसटी एंड जीएसटी सेस, इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है। ओके, उसके बाद दो चीज़ों को हमको स्पेसिफिकली इंक्लूड करना है। ओके, सबसे पहला, जॉब वर्कर के जगह से अगर प्रिंसिपल ने सेल किया तो वो प्रिंसिपल के टर्नओवर में ऐड किया जाएगा। पर ये ट्रांजैक्शन प्रिंसिपल कब कर सकता है, जब जॉब वर्कर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, या तो अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है तो उसका जगह एज अ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। समझ में आया। उसके बाद सेकंड जो हम लोग ऐड करते हैं वो, एजेंट अगर प्रिंसिपल के नाम से बिल बना रहा है तो यहाँ पर प्रिंसिपल के टर्नओवर में ऐड होएगा, भले एजेंट ने सेल किया हो। समझ में आया। ओके, उसके बाद देखा था रजिस्ट्रेशन में, जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट वाइज है, मतलब कि हर स्टेट में हमको रजिस्ट्रेशन लेना है जहां से हम बिजनेस कर रहे हैं। ओके, हर स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन है, इट इज नॉट वन रजिस्ट्रेशन, दैट इज सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं है। ओके, उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि अगर एक स्टेट के अंदर आपका मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो जितना प्लेस ऑफ बिजनेस है उतना आप लोग क्या ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। समझ में आ रहा है। लेकिन मिनिमम एक तो लेना पड़ेगा एक स्टेट में, पर ये मिनिमम एक के जगह पे दो हो जाएगा जब आपका बिजनेस एसईजेड में होगा। तो एसईजेड के लिए हमेशा एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। समझ में आया। उसके बाद सेक्शन 22 में ही देखा था हम लोगों ने 40 लाख का लिमिट। ओके, 40 लाख का लिमिट किसको मिलता है, जो एक्सक्लूसिवली गुड्स को सेल कर रहा है। ओके, जो एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स है उसी को मिलने वाला है। वो जरा भी सर्विस देगा तो उसको 20 लाख या तो 10 लाख का लिमिट लग जाएगा। 40 लाख का लिमिट का 4 एक्सेप्शन। सबसे पहला कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, सेकंड वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन, थर्ड इंट्रा स्टेट सप्लाईज फ्रॉम एमएनएस टपो एम क्यूब टी स्क्वायर। ओके, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, पौंडीचेरी, उत्तराखंड। ओके, इन स्टेट से अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको 40 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, या तो 10 का या तो 20 का, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट। समझ में आया। उसके बाद और एक पढ़ा था स्पेसिफाइड सप्लायर्स। ओके, स्पेसिफाइड गुड्स या फिर आप बेच रहे हो तो उसमें आप लोग को नहीं मिलेगा, जैसे TIP, इसमें ये नहीं था। ओके, टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, फ्लाई ऐश ब्रिक, फ्लाई ऐश ब्लॉक, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, बिल्डिंग ब्रिक, अर्दन टाइल, रूफ टाइल। समझ में आया? तो इन सबके बिजनेस वालों को भी ये वाला स्कीम नहीं मिलेगा। उसके बाद देखा था हम लोगों ने कि अगर हम लोग का इनकम इंटरेस्ट से हो रहा है, इंटरेस्ट और डिस्काउंट से, ओके, तो हम लोग को सर्विस सप्लायर नहीं माना जाएगा। हम लोग फिर भी गुड्स ही बेच रहे हैं ऐसे माना जाएगा। क्लियर है। बट वो हम लोग के एग्रीगेट टर्नओवर में एडेड ही रहेगा, एक्सक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आया। उसके बाद सेक्शन 22 में देखा था अगर किसी कंपनी का अमालगमेशन हुआ तो जो अमालगमेटेड एंटिटी है, ओके, उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के डेट से ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एंड अगर ट्रांसफर और सक्सेशन हुआ है तो डेट ऑफ ट्रांसफर और सक्सेशन से रजिस्ट्रेशन का लायबिलिटी आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन नंबर 23 एंड 24 किया। ओके, विच वॉज सेक्शन 23 पर्सन एग्जेम्प्ट फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, एंड सेक्शन नंबर 24 पर्सन लायबल फॉर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ओके, अभी हम लोग साइड बाय साइड करेंगे कंपलसरी एंड एग्जेम्प्ट। आरसीएम के रिसिपिएंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, तो जो आरसीएम का एक्सक्लूसिवली सप्लायर है उसको रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं। क्लियर है क्या। इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, टैक्सेबल गुड्स को। ओके, तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज को रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरत नहीं है। ओके, एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट को नंबर लेने का जरूरत नहीं। इंटरस्टेट गुड्स को कंपलसरी हम लोगों ने देखा, पर अगर ये इंटरस्टेट सप्लाई हैंडीक्राफ्ट गुड्स का हुआ तो उसको लिमिट मिलेगा 10 लाख का या तो 20 लाख का। समझ में आया। ओके, उसके बाद देखा था इंटरस्टेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, उन पर्सन को 20 लाख के ऊपर कंपलसरी है या फिर 10 लाख के ऊपर, लेकिन वो पर्सन अगर 10 लाख या फिर 20 लाख तक सेल्स करते हैं तो उन लोग को लिमिट मिलेगा। ओके, उसके ऊपर ही नंबर लेना है, तब तक के लिए एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद देखा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इसको कंपलसरी है, लेकिन अगर ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचेगा तो उसको 10 लाख या तो 20 लाख का लिमिट मिलेगा। क्लियर है क्या। ओके, उसके बाद हमने देखा था एनआरटीपी। ओके, 3 नॉन रेसिडेंट्स देखे थे, एक एनआरटीपी, दूसरा OIDR सर्विसेज, ओके, एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग। ओके, एनआरटीपी को कंपलसरी। उसके बाद बाहर से जो OIDR सर्विस दे रहा है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट, उसको दिया तो कंपलसरी। एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग, ड्रीम 11 जैसा गेम्स रहेगा तो उन लोग को कंपलसरी। एंड इन तीनों को बिना पैन के भी रजिस्ट्रेशन मिलता है। ओके, ये भी हमने देखा था, क्योंकि पैन तो इंडिया वाले के पास ही होगा। ओके, तो बाहर वाले इन लोग को बिना पैन के भी नंबर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखा था ISD, TDS, TCS। ओके, ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो पर्सन है
उसको एक अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ओके, उसके बाद टैक्स डिडक्ट करने के लिए अलग रजिस्ट्रेशन है, एंड टैक्स कलेक्ट करने के लिए ई कॉमर्स को अलग रजिस्ट्रेशन। ओके, उसके बाद देखा था 95 वाला जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ओला, उबर, ओके, जोमेटो, इन सभी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ओके, उसके बाद देखा था जो पर्सन सर्विस देना चाहता है ई कॉमर्स ऑपरेटर से, ओके, उसको 20 लाख 10 लाख के ऊपर कंपलसरी, 20 लाख 10 लाख तक एग्जेम्प्ट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। जो पर्सन को गुड्स बेचना है उसको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करना है। ओके, एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, एक ही स्टेट में होना चाहिए, इंटरस्टेट सप्लाई करने को नहीं देना चाहिए ई कॉमर्स ऑपरेटर ने, एंड जैसे ही उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा उसका एनरोलमेंट नंबर जो रहेगा वो इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करने पर कोई गुड्स का सप्लायर बिना रजिस्ट्रेशन के भी बिजनेस कर सकता है। उसके बाद देखा था हम लोगों ने क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट्स, कंसाइनी एजेंट बोलते हैं जिसको, ओके, उनको कंपलसरी था, बराबर। उसके अलावा और कोई बच गया सेक्शन 24 में? हो गया सारा? कौन सा हो गया सारा? ओके, अभी सेक्शन 23 में कुछ बाकी है। सेक्शन 23 में एग्रीकल्चरिस्ट, ओके, एग्रीकल्चरिस्ट मतलब जो जिसने फार्म से कुछ उगाया है, ओके, उसने वो चीज़ बेची तो उसको नंबर लेने का जरूरत नहीं है। उसके बाद देखा था कमीशन एजेंट ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, ओके, उस कमीशन एजेंट को भी नंबर लेने का जरूरत नहीं है। ओके, एंड जो पर्सन गुड्स बेच रहा है ई कॉमर्स ऑपरेटर से, जो कंडीशन सब फुलफिल करता है, उसको भी नंबर नहीं लेना है। एंड जो पर्सन सर्विस देता है ई कॉमर्स ऑपरेटर से, ओके, जिसका टर्नओवर 10 लाख 20 लाख तक है, तो उसको भी नंबर नहीं लेना है। समझ में? कोई रहेगा सेक्शन 23 से? हो गया सब? चेक कर लो एक बार, कोई मिस आउट हुआ रहेगा तो बता दो। सब कवर हुआ? ओके, उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन नंबर 25 से लेकर के स्टार्ट किया, दैट इज प्रोसीजर्स फॉर रजिस्ट्रेशन। प्रोसीजर में सबसे पहला प्रोसीजर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, एप्लीकेशन में क्या देखा था, दो टाइप का प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया, ओके, आप लोगों ने ऑथेंटिकेशन भी किया, एंड ऑफिसर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं आ रहा है। जब ये तीनों कंडीशन मीट होगा तब 30 डेज में अप्लाई करना है। ओके, अगले 7 दिन में ऑफिसर या तो एक्सेप्ट करेगा या तो शो कॉज नोटिस देगा। जब भी वो शो कॉज नोटिस देगा उसका रिप्लाई हम लोग को 7 वर्किंग डेज में करना है, 7 डेज में। ओके, अगर हम लोगों ने रिप्लाई कर दिया 7 दिन में, अगले 7 दिन में ऑफिसर क्या करेगा, या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। जिधर भी ऑफिसर अपना काम टाइम पर नहीं करेगा उधर डीम्ड अप्रूवल है। क्लियर है सबको? उसके बाद दूसरा प्रोसेस देखा था, आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए पहले ही ना बोल दिया, या तो आपने हाँ बोला था पर 15 दिन में ओटीपी नहीं डाला, 15 दिन में ओटीपी नहीं डाला, ओके, एंड आपने ओटीपी भी डाला लेकिन ऑफिसर बोलता है फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, तो ऐसे केस में आपके डेट ऑफ सबमिशन से 30 दिन के अंदर अंदर नंबर मिलेगा, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद। फिजिकल वेरिफिकेशन कितना टाइम में होना चाहिए? 5 डेज प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ टाइम लिमिट। ओके, 30 दिन का टाइम लिमिट जब भी खत्म होने वाला है उसके 5 दिन पहले तो फिजिकल वेरिफिकेशन हो ही जाना चाहिए। समझ में आया? ओके, अगर 30 डेज में नंबर नहीं मिला तो डीम्ड अप्रूवल। सबको समझ में? उसके पहले हम लोगों ने एक डेट ऑफ सबमिशन का एक पॉइंट देखा था, डेट ऑफ सबमिशन। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया है एंड ओटीपी 15 दिन के अंदर डाला, तो जो दिन ओटीपी डाला, ऑथेंटिकेशन किया, दैट डेट इज कॉल्ड एज डेट ऑफ सबमिशन। एंड अगर आप लोगों ने बोला था आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे बट किया नहीं, तो 15 दिन का लैप्स होने पर आपका डेट ऑफ सबमिशन माना जाएगा। एंड अगर आपने पहले ही ना बोल दिया तो जब भी आपने सबमिट किया वही आपका डेट ऑफ सबमिशन है। सबको समझा? ओके, उसके बाद देखा अमेंडमेंट प्रोसेस। ओके, अमेंडमेंट दो टाइप का होता है, कोर फील्ड्स एंड नॉन कोर फील्ड्स। कोर फील्ड मतलब एक इंपॉर्टेंट फील्ड है, जैसे एड्रेस चेंज करना है, पार्टनर को ऐड करना है, डिलीट करना है, डायरेक्टर को ऐड करना है, डिलीट करना है, ये सब। तो इसमें ऑफिसर का अप्रूवल चाहिए। ओके, इसमें हम लोग को ध्यान में रखना है 15-15-7-7 पहले 15 दिन में हमको एप्लीकेशन करना है। जो भी चेंज हुआ उसके 15 दिन में एप्लीकेशन करना है। अपने एप्लीकेशन के अगले 15 दिन में ऑफिसर या तो एक्सेप्ट करेगा या तो शो कॉज नोटिस देगा। जब वो शो कॉज नोटिस देगा उसके अगले 7 दिन में हम लोग को रिप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? अगर हम लोग का रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर रिप्लाई बराबर नहीं है तो रिजेक्ट कर देगा। जिधर भी ऑफिसर अपना काम टाइम पर नहीं करेगा डीम्ड अप्रूवल। नॉन कोर फील्ड का अमेंडमेंट जैसे मोबाइल नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करना है, तो वो ओटीपी से हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई ऑफिसर का अप्रूवल नहीं चाहिए। उसके बाद देखा था कैंसलेशन। कैंसलेशन में 2 पार्ट्स था। पहला पार्ट, रजिस्टर्ड पर्सन खुद ही चाह रहा है कि मेरा नंबर कैंसिल हो जाए। कब चाहता है वो ऐसा? जब उसका बिजनेस बंद हो गया, या तो उसको रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है, या तो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। ओके, उसका बिजनेस प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप हो रहा है, तो नया पैन है तो नया लेना पड़ेगा।
तो ऐसे केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा, हम लोग को एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर हम लोग एप्लीकेशन करते हैं, कितने दिन में एप्लीकेशन करना है, विद इन 30 डेज फ्रॉम इवेंट वारंटिंग कैंसलेशन। क्लियर है क्या? अगर हम लोग का एप्लीकेशन सेटिस्फैक्ट्री रहा तो ऑफिसर क्या करेगा, हम लोग का नंबर कैंसिल कर देगा विद इन 30 डेज। लेकिन अगर हम लोग का एप्लीकेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा तो शो कॉज नोटिस देगा, जिसका रिप्लाई हम लोग को करना है 7 दिन के अंदर। अगर हम लोग का रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो नंबर कैंसिल हो जाएगा, और अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो फिर वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा विद इन 30 डेज। आया समझ में? यहाँ पर डीम्ड अप्रूवल का कंसेप्ट नहीं है। क्लियर? उसके बाद देखा था कि अगर ऑफिसर हम लोग को बाहर निकालना चाहता है, ओके, अगर ऑफिसर हम लोग का बाहर निकालना चाहता है कि आप जीएसटी नंबर से बाहर हो जाओ, क्योंकि आप लोगों ने कुछ टाइम का रिटर्न्स फाइल नहीं किया होगा, या फिर एंटी प्रॉफिटरिंग किया होगा, या फिर सेक्शन 16 को फुलफिल किए बिना आईटीसी लिया होगा, या फिर रजिस्ट्रेशन लेके 6 महीने में बिजनेस शुरू नहीं किया होगा, बराबर, या तो फ्रॉड का डॉक्यूमेंट दे के आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया रहेगा। समझ में आ रहा है ये सब? आपके 3B में कम दिख रहा है, जीएसटीआर 1 में ज़्यादा दिख रहा है, याद आ रहा है? ओके, आपने कंपोजिशन स्कीम में थे, आपने टाइम लिमिट खत्म हुआ, ड्यू डेट खत्म हुआ, उसके 3 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं किया, जीएसटीआर 3B 2 क्वार्टर का फाइल करना बाकी है, या फिर 6 महीने का बाकी है। समझ में आ रहा है? रूल नंबर 10A को कंप्लाई नहीं किया, बैंक डिटेल्स। ओके, तो ऐसे सब केसेस में ऑफिसर हमारा नंबर कैंसिल करना चाहेगा। जब भी ऑफिसर हमारा नंबर कैंसिल करना चाहता है उसको शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। ओके, शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा। शो कॉज नोटिस का हम लोग क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे विद इन 7 डेज। ओके, हम लोग रिप्लाई करेंगे, अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री रहा तो नंबर कैंसिल नहीं करेगा, ओके, प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप ऑफ कर देगा। एंड अगर हम लोग का रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा तो फिर अभी नंबर कैंसिल कर देगा 30 दिन के अंदर। ओके, अभी वापस शो कॉज नोटिस नहीं आएगा क्योंकि स्टार्ट ही उधर से हुआ था। सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है। उसके बाद देखा था हम लोगों ने कि जब भी हमारा नंबर कैंसिल होता है, ओके, सेक्शन नंबर 18 क्या बोलता है, जब भी आप अनरजिस्टर्ड हो रहे हो, जितना भी आपके पास स्टॉक था उसका आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। कैपिटल गुड्स का भी आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस यूजफुल लाइफ इन मंथ्स। समझ में आया? उसके बाद हमने देखा था सस्पेंशन। ओके, कैंसिलेशन हो गया, अभी सस्पेंशन देखा था। सस्पेंशन का मतलब कि आप ना तो एक्टिव हो रजिस्टर्ड, ना ही आप कैंसल्ड हो, आप बीच में किधर तो। ओके, तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन होने का कुछ रीजन है। सबसे बेसिक रीजन, आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करते हो तो कैंसिलेशन के एप्लीकेशन से लेकर के जब तक प्रोसीडिंग खत्म नहीं होता, दैट इज फाइनल ऑर्डर नहीं आता, तब तक के पीरियड को क्या बोलते हैं, सस्पेंशन पीरियड। और क्यों हो सकता है सस्पेंशन? आपने रूल नंबर 10A दैट इज बैंक डिटेल्स को फर्निश नहीं किया विद इन टाइम लिमिट। क्या टाइम लिमिट था? 30 डेज फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1 विच एवर इज अर्लियर। यहाँ तक बैंक डिटेल नहीं दिया। ओके, एंड उसके बाद देखा था हम लोगों ने सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन जीएसटीआर 1, 2B, 3B। ओके, एक फायर क्रैकर का एग्जाम्पल देके बताया था। तो इन सब रीजन की वजह से क्या हो सकता है, सस्पेंशन। सस्पेंशन जब भी होता है तब आप 4 काम नहीं कर सकते। ओके, सबसे पहला, आप टैक्स इनवॉइस नहीं बना सकते। सेकंड, आप ईबे बिल नहीं बना सकते, आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, एंड आपको रिफंड नहीं मिलेगा। समझ में आया? अगर आप लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया था इस वजह से सस्पेंशन हो रहा है, ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब आप जैसे रिटर्न फाइल्स करेंगे तो फिर आपका डीम्ड रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन हो जाएगा। एंड अगर रूल नंबर 10A था, ओके, नॉन कंप्लायंस, तो आप लोगों ने जैसे ही बैंक डिटेल फर्निश किया वैसे ही डीम्ड रिवोकेशन। सबको क्लियर? अगर सस्पेंशन पीरियड खत्म होता है, कब खत्म होगा? फाइनल ऑर्डर पास होने पर। अगर फाइनल ऑर्डर हमारे फेवर में आया, मतलब हमारा नंबर एक्टिव रहा, तो हम लोग को उस पीरियड का रिवाइज टैक्स इनवॉइस देना पड़ेगा, ओके, विद इन 1 मंथ। एंड अगर हम लोग का नंबर कैंसिल हो गया तो फिर कुछ नहीं, तो फिर हम लोग का नंबर कैंसिल होकर सेक्शन नंबर 63 का प्रोसीडिंग लगेगा, जो सिलेबस में इंटर में नहीं। क्लियर है सबको? उसके बाद हम लोगों ने देखा था रिवोकेशन। रिवोकेशन मतलब कि जो नंबर कैंसिल हो चुका है, ओके, उस नंबर को हम लोग एक्टिव कर रहे हैं। ओके, तो उसके लिए हमको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ओके, एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन फाइल करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम लोग का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, तो पहले आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद ही रिवोकेशन के लिए जाना पड़ेगा। समझ में? रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन करने का टाइम लिमिट 90 + 180, बराबर है, 90 + 180। हम लोग का एप्लीकेशन अगर सेटिस्फैक्ट्री रहेगा तो हम लोग का नंबर रिवोक हो जाएगा विद इन 30 डेज। एंड अगर
एप्लीकेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो शो कॉज नोटिस आएगा, जिसका रिप्लाई करना पड़ेगा 7 दिन में। अपना रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री तो फिर नंबर अपना रिवोक हो जाएगा एंड 30 डेज में, एंड अगर नहीं रहा तो फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, इधर डीम्ड अप्रूवल नहीं है। ओके, डेट ऑफ कैंसिलेशन से लेकर डेट ऑफ रिवोकेशन तक के पीरियड का रिटर्न्स हम लोग को 30 डेज के अंदर फाइल करना है। ओके, इसके लिए भी हम लोग रिवाइज टैक्स इनवॉइस दे सकते हैं। समझ में आया? उसके बाद देखा था हम लोगों ने सेक्शन नंबर 27, दैट इज सीटीपी एनआरटीपी। ओके, सीटीपी एनआरटीपी को बिजनेस चालू करने के 5 दिन पहले नंबर देना पड़ेगा, एडवांस में टैक्स भरना पड़ेगा, एंड उसका रजिस्ट्रेशन जो रहता है सीटीपी एनआरटीपी दोनों का, इट इज़ वैलिड फॉर जस्ट 90 डेज, एंड 90 डेज का एक्सटेंशन एक ही बार पॉसिबल है। समझ में आया? क्लियर है सबको? एंड अगर आप लोगों ने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया तो आपको रिफंड मिलेगा जब लास्ट रिटर्न्स फाइल करोगे तब। समझ में आ रहा है? ओके, एडवांस टैक्स हम लोग कैसे भरते हैं? एस्टिमेटेड आउटपुट टैक्स माइनस एस्टिमेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट। सबको क्लियर है? उसके बाद हम लोगों ने कुछ अलग से रूल्स पढ़े थे। ओके, कुछ रूल्स पढ़े थे। अगर हम लोगों ने लायबल होने के 30 दिन के अंदर नंबर ले लिया तो व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? जिस दिन हम लायबल हुए। ओके, 30 दिन के अंदर नंबर लिया ना, तो जिस दिन लायबल हो उस दिन से रजिस्टर्ड माने जाते हैं। तो यहाँ पर रिवाइज टैक्स इनवॉइस का कंसेप्ट आता है। एंड अगर हम लोग ने 30 दिन के बाद नंबर लिया तो जो दिन नंबर लिया उस दिन से हम लोग रजिस्टर्ड माने जाते हैं। क्लियर है क्या? लेकिन जीएसटी तो हम लायबल हुए तब से भरना है, क्योंकि टैक्सेबल पर्सन तो तब से ही है। क्लियर है? उसके बाद देखा था रूल नंबर 10B। रूल नंबर 10B ये था कि जिस भी पर्सन ने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया हुआ है, ओके, उसको 2 काम के लिए तो आधार ऑथेंटिकेशन करवाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी, दैट इज रिफंड एप्लीकेशन एंड रिवोकेशन के लिए। ओके, इन दोनों काम के लिए आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। एंड अगर आधार ऑथेंटिकेशन मतलब आधार कार्ड ही नहीं आपके पास, आपने अप्लाई किया तो आपको कौन से बेसिस पे ये सब काम करने मिलेगा? आधार एनरोलमेंट का स्लिप, उसके साथ या तो आपके पास बैंक का पासबुक विथ फोटो होना चाहिए, ओके, या तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें होना चाहिए। फिर पासपोर्ट हो सकता है, वीज़ा हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, ठीक है, वो सब। तो वो सब चीज़ों के बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? रिवोकेशन या तो रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। आया समझ में? क्लियर है? और कुछ प्रोविजन बाकी है, देख लो। हो गया सब? So now we will revise the chapter of documentation. Okay, documentation, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, टैक्स इनवॉइस, सब कुछ इसके अंदर आएगा। ई वे बिल भी इसके अंदर ही आएगा। ओके, सो डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर इट इज कमिंग फ्रॉम सेक्शन नंबर 31 टिल 34। ओके, सेक्शन नंबर 31 से लेके 34 तक। अभी डॉक्यूमेंटेशन क्या रहता है? अभी कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है जीएसटी में, ओके, तो दैट ट्रांजेक्शन शैल बी सपोर्टेड विद अ डॉक्यूमेंट। ओके, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? कौन से ट्रांजेक्शन्स में कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करना है। ओके, अगर हम लोगों ने टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस किया तो टैक्स इनवॉइस इशू करना है। ओके, उसके बाद अगर हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई किया या तो हम कंपोजिशन स्कीम में है तो बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। अगर हम लोग गुड्स को मूव कर रहे हैं लेकिन हम लोग सप्लाई नहीं कर रहे तो डिलीवरी चलान इशू करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग को किसी ने एडवांस दिया सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, ओके, तो हम लोग को रिसीट वाउचर देना पड़ेगा उसको। ओके, एंड रिसीट वाउचर पे हम लोग को अगर समझो रेट ऑफ टैक्स अपने प्रोडक्ट का नहीं मालूम तो 18% अज्यूम करना पड़ेगा एंड इंटरस्टेट सप्लाई उसको मानना पड़ेगा। अगर मान के चलो कि वो एडवांस मिला बट हम लोग सर्विस नहीं दे पाए एंड वो पैसा पूरा वापस कर दिया तो रिफंड वाउचर देना पड़ेगा। बराबर। उसके बाद हमने और 2 डॉक्यूमेंट देखा, सेल्फ इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर। अगर हम लोग का सप्लायर अनरजिस्टर्ड एंड वो हम लोग को आरसीएम का सर्विस दे रहा है तो यहाँ पर रिसिपेंट का जिम्मेदारी है खुद के ऊपर वो सेल्फ इनवॉइस इशू करेगा। ओके, एंड पेमेंट वाउचर कब इशू होता है? जब भी हम लोग आरसीएम के सप्लायर को पे करते हैं तब, चाहे फिर वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। ओके, उसके बाद एक डॉक्यूमेंट देखा था, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को हम लोग टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट दोनों चीजें साथ में बेच रहे तो हम लोग को इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा। क्लियर है सबको? आया समझ में? ओके, तो ये अपना डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट हो गया। अभी हम लोग थोड़ा कंटेंट पे बात करते हैं। टैक्स इनवॉइस का कुछ कंटेंट्स था। ओके, एकदम जनरल कंटेंट है। नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर एंड रिसिपिएंट। ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड। ओके, क्वांटिटी, रेट, ओके, रेट ऑफ जीएसटी, टैक्स अमाउंट, टोटल इनवॉइस अमाउंट। ओके, उसके बाद हम लोग देखा था एचएसएन रहता है। ओके, एचएसएन और सर्विस अकाउंटिंग कोड, एसएसी करके सर्विस का कोड रहता है। तो एचएसएन क्या रहता है? एचएसएन मतलब हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर।
ओके, HSN हम लोग को कितना डिजिट डालना है वो सिखाया था। अगर हम लोग का पिछले साल का टर्नओवर अगर अप टू 5 करोड़ था, तो B2B के लिए 4 डिजिट डालना है, फर्स्ट 4 डिजिट, एंड B2C के लिए ऑप्शनल। लेकिन अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा था, तो फिर हम लोग को 6 डिजिट डालना ही पड़ेगा, B2B हो चाहे B2C। ओके, उसके बाद एक टैक्स इनवॉइस पे कंटेंट देखा था, वेदर RCM। ओके, उसमें हम लोग को येस और नो दोनों में से जो भी रहेगा वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। येस किया तो अपना रिसिपेंट भरेगा, नो किया तो हमको ही भरना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट था इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर। इनवॉइस डेट तो अपने को जो भी इनवॉइस दिन हम लोग बना रहे वो, इनवॉइस नंबर 16 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, 16 कैरेक्टर ही होना चाहिए मैक्सिमम इनवॉइस नंबर। ओके, सीरियल नंबर जो रहेगा वो कंसेक्यूटिव होना चाहिए, एंड द सीरीज शुड बी यूनिक फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। ओके, उसके बाद हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स देखा था इसमें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है, ओके, वो जब इनवॉइस बनाता है तब उसको कुछ एक्स्ट्रा पर्टिकुलर देना पड़ेगा। ओके, जैसे नेम ऑफ द कंसाइनर, कंसाइनी, ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड, वेट ऑफ द कंसाइनमेंट, द पर्सन हु इज लायबल टू पे GST। ओके, ये सब एक्स्ट्रा पर्टिकुलर देना ही पड़ेगा। आ रहा है समझ में? उसके बाद देखा था बैंक, NBFC, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, इन लोग क्या कर सकते हैं, एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना सकते हैं पूरे महीने का एक। ओके, इन लोग को ऑप्शन दिया। उसके बाद एक पॉइंट देखा था बैंक, NBFC, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेटर। ओके, ये लोग खुद के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ है ना, इंटर स्टेट, दैट इज इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन, उसके लिए इनवॉइस बनाने का टाइम पीरियड देखा था। जब भी वो सेल उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा वो डेट, और बिफोर द एंड ऑफ दैट क्वार्टर विच एवर इज अर्लियर। ओके, जैसे भी वो लोग बनाए चलेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? क्लियर है क्या? उसके बाद देखा था एक पॉइंट जिसमें था कि 200 रुपये से कम का अगर सेल हो रहा है तो उसमें सप्लायर आपको इनवॉइस नहीं देगा। ओके, वो पूरे दिन का एक इनवॉइस बनाएगा तो भी चलेगा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था, अगर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म वाला है तो उसको ये 200 रुपये का लिमिट नहीं लगता, उसको 200 रुपये से कम रहेगा तो भी इनवॉइस बनाना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट था, टिकट इटसेल्फ वुड बी ट्रीटेड एज टैक्स इनवॉइस। क्लियर है क्या? सेम इज एप्लीकेबल फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। ओके, जो IRCTC वगैरह टिकट देते हैं वो टिकट को ही टैक्स इनवॉइस हम लोग बोल देंगे। आया है समझ में? क्लियर है? तो ये अपना इनवॉइस से रिलेटेड कंटेंट हो गए। उसके बाद हम लोगों ने डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के ऊपर डिस्कस किया। और क्रेडिट नोट मतलब कि रिसिपेंट का अकाउंट हम जब क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट नोट देंगे। ओके, क्रेडिट नोट से हम लोग का क्या होता है, GST लायबिलिटी कम होता है। तो क्रेडिट नोट को इशू करने का टाइम लिमिट है 30th नवंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। डेबिट नोट क्या रहता है, डेबिट नोट में हम लोग सामने वाले से पैसा लेते हैं, तो डेबिट नोट से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है, सप्लायर का लायबिलिटी बढ़ता है, तो उसको इशू करने का कोई टाइम लिमिट नहीं है। क्लियर है क्या? एंड अगर डेबिट नोट सेक्शन 74 के अंडर बना है, मतलब कि फ्रॉड वाले सेक्शन का टैक्स, तो अपने को उस डेबिट नोट पे लिखना पड़ेगा कि ITC नॉट एडमिसिबल। आया समझ में? उसके बाद इसी में देखा था कंसोलिडेटेड डेबिट नोट एंड कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट। अगर हमको 4-5 इनवॉइसेस के अगेंस्ट जो सेल किया था वो एक दिन पे वापस आ रहा है, तो हम लोग वो सारे रिटर्न्स के लिए एक ही क्रेडिट नोट बना सकते हैं जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट। क्लियर है? लेकिन कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट इज नॉट एप्लीकेबल इन पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। याद करो, उसमें स्पेसिफिकली लिंकिंग बोला हुआ था। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्रेडिट नोट से रिलेटेड एक सर्कुलर किया फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ओके, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो हमने सेल किया था उसको रिटर्न आने को बहुत टाइम लगता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन, जो पर्सन हमको रिटर्न कर रहा है उसको सेल्स रिटर्न मानने के बजाय उसको हम लोग क्या मान लेंगे, फ्रेश परचेस। ओके, फ्रेश सप्लाई। तो वो बंदा हमको GST चार्ज करेगा, वो लायबिलिटी पे करेगा, हम ITC लेंगे। ओके, ऐसा पीछे पीछे तक जाना है, लेकिन मैन्युफैक्चरर को ITC नहीं मिलेगा क्योंकि ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द गुड्स। समझ में आया? एंड उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखा था क्रेडिट नोट। ओके, अगर रिटर्न आ रहा है तो जो जिसने सेल किया था वो बंदा अभी क्या देगा, क्रेडिट नोट देगा। तो क्रेडिट नोट जब भी देगा, ओके, तो चेक करेगा कि टाइम लिमिट के अंदर है या बाहर। टाइम लिमिट के अंदर रहेगा तो GST का क्रेडिट नोट, टाइम लिमिट के बाहर रहेगा तो फिर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट जाएगा। फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल। समझ में आया? ओके, उसके बाद हमने देखा था ई इनवॉइस। ओके, ई इनवॉइस, QR कोड। ओके, ये 2 प्रोविजन एंड फिर ई वे बिल, तीनों चेक करना है अपने को। ई इनवॉइस पहले डिस्कस करेंगे। ई इनवॉइस किसको बनाना होता है, जिन लोग का भी टर्नओवर फ्रॉम 17-18 टिल डेट का टर्नओवर में से कोई भी साल का टर्नओवर, कोई भी साल का टर्नओवर
अगर 5 करोड़ क्रॉस किया होगा तो ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ओके, ई इनवॉइस का बेनिफिट्स क्या था? ऑटोमेटिक जीएसटीआर 1 में जाएगा। ओके, उसके बाद ऑटोमेटिक ई वे बिल बन जाएगा, कंप्लीट ट्रेल मेंटेन रहेगा, स्टैंडर्डाइजेशन रहेगा, ऑल ओवर इंडिया में सेम टाइप का फॉर्मेट रहेगा। क्लियर है? एंड रिडक्शन इन द ट्रांसक्रिप्शन एरर्स, रिडक्शन इन द डिस्प्यूट्स। ओके, ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट्स है। ओके, जो पर्सन को ई इनवॉइस बनाने को बोला है वो कौन से ट्रांजैक्शंस में ई इनवॉइस बनाएगा? B2B एंड B2C एक्सपोर्ट। ओके, B2B में तो बनाएगा ही, B2C एक्सपोर्ट में भी बनाएगा। सबको क्लियर है क्या? उसके बाद देखा था कुछ लोगों को ई इनवॉइस बनाने का जरूरत नहीं है। ओके, कुछ लोगों को ई इनवॉइस बनाने का जरूरत ही नहीं है। कौन से लोग थे वो? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, ओके, बैंकिंग कंपनी, ओके, उसके बाद GTA, उसके बाद SEZ, सबसे इंपॉर्टेंट था SEZ, याद आ रहा है? उसके बाद था सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म वाला था। ओके, एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। सबको क्लियर है क्या? GTA वाला हुआ अपना, GTA बोला था मैं। ओके, GTA को ऑलरेडी बहुत सारा पर्टिकुलर बोला है तो फिर उसको बनाने का जरूरत नहीं। तो SEZ हो गया, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन NBFC, फिर GTA पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, ओके, एंड सिनेमेटोग्राफिक फिल्म वाले, एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। इन लोग को नहीं बनाना है। ओके, ई इनवॉइस नहीं बनाना है। मतलब ये लोग जब सप्लायर है तब नहीं बनाना है, जब ये लोग रिसिपिएंट होंगे तो इनके सप्लायर को बनाना पड़ेगा। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? तो अपना ई इनवॉइस हो गया। ओके, ई इनवॉइस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ई इनवॉइस पे IRN छप के आता है। ओके, इनवॉइस रेफरेंस नंबर वो 64 डिजिट का रहता है। बिना उसके ई इनवॉइस को हम लोग इनवैलिड बोलते हैं। ओके, IRN होना जरूरी है। एंड ई इनवॉइस का कैंसिलेशन 24 आवर्स के अंदर ही हो सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। अमेंडमेंट इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद QR कोड देखा था, और QR कोड का जो प्रोविजन था वो किसको एप्लीकेबल है? किन लोगों को एप्लीकेबल है? ऐसे पर्सन जिन लोग का टर्नओवर 17-18 से लेकर के ओके अब तक 500 करोड़ से ज्यादा हुआ है। समझ में आया? कोई भी साल में अगर 500 करोड़ के ऊपर हुआ है तो QR कोड का प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, QR कोड कौन से ट्रांजेक्शन में बनाना है? सिर्फ B2C, अदर देन वो भी एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट में तो ई इनवॉइस बन रहा है तो QR कोड नहीं चाहिए। तो B2C में क्या बनेगा? सिर्फ QR कोड। ओके, किन लोग का एप्लीकेबल है? 500 करोड़ के ऊपर वाले लोगों को, मतलब बहुत हाई लेवल का एप्लीकेबिलिटी। पर कुछ ट्रांजेक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहला इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, NBFC, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज, फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, फिर जो लोग सिनेमेटोग्राफिक फिल्म वाले उन लोग को भी नहीं बनाना है, एंड जो OIDR सर्विस प्रोवाइडर उन लोग को नहीं बनाना है। क्लियर है सबको? पक्का समझ में? उसके बाद देखा था इंपॉर्टेंट ई वे बिल। ओके, ई वे बिल मतलब कि मूवमेंट ऑफ गुड्स को ट्रैक करने का एक डॉक्यूमेंट है। ओके, ये खाली आइसोलेशन में नहीं बनता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है विच इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेन डॉक्यूमेंट। ओके, मेन डॉक्यूमेंट कुछ रहेगा उसके बेसिस पे बनेगा। ई वे बिल इज टू बी जनरेटेड बाय अ पर्सन हु इज कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ओके, फॉर सप्लाई, फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई, एंड इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये 3 केसेस में ई वे बिल बनता है, प्रोवाइडेड कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड्स ₹50,000। कंसाइनमेंट वैल्यू मतलब इनवॉइस वैल्यू इंक्लूडिंग GST बट एक्सक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज। ओके, कंसाइनमेंट वैल्यू हम लोग 2 केसेस में नहीं देखते। पहला, जॉब वर्कर को जब हम लोग भेज रहे तब बिना कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीड हुए भी हमको ई वे बिल बनना पड़ेगा। एंड अगर हम लोग ने रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जेम्पशन पाया है ओके फॉर हैंडीक्राफ्ट गुड्स तो हम लोग को यहाँ पर ई वे बिल बना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर हमारा ट्रांसपोर्टर बना सकता है या तो रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो वो बना सकता है। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा था ई वे बिल में, ई वे बिल का जो फॉर्म रहता है उसके अंदर पार्ट ए एंड पार्ट बी, ओके, 2 पार्ट रहेगा। पार्ट ए इज फॉर इनवॉइस डिटेल्स एंड पार्ट बी इज व्हीकल डिटेल्स। ओके, अगर ई वे बिल एप्लीकेबल है तो पार्ट ए तो भरना ही पड़ेगा। पार्ट बी का कुछ एग्जेम्पशन है हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? पार्ट ए में इनवॉइस का जो भी डिटेल है वो रहता है प्लस डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा पार्ट बी। पार्ट बी में व्हीकल डिटेल्स। व्हीकल डिटेल का 2 एक्सेप्शन। पहला, कंसाइनर से ट्रांसपोर्टर तक का डिस्टेंस अगर लेस देन 50 किलोमीटर है तो फिर नहीं भरना है, एंड अगर नए ट्रांसपोर्टर से कंसाइनर का डिस्टेंस 50 किलोमीटर तक है तो नहीं भरना है। क्लियर है? उसके बाद वैलिडिटी सीखा, वैलिडिटी। ओके, 200 किलोमीटर तक ट्रैवल करना है तो 1 डे, उसके ऊपर 200 है तो और 1 दिन। समझ में आया? एंड अगर 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो किस केस में लगता है? ओवर डायमेंशनल कार्गो या तो मल्टी मॉडल शिपमेंट जिसमें 1 लेग शिप होना चाहिए।
क्लियर है? तो हम लोग को 20 किलोमीटर का वैलिडिटी मिलेगा, मतलब कि 20 किलोमीटर एक दिन में करना है। समझ में आया सबको? एंड ये वैलिडिटी गिनना कब से है? मिडनाइट के 12 बजे से गिनना है, याद आया? उसके बाद देखा था कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल, 24 आवर्स के अंदर ही कर सकते, उसके बाद नहीं कर सकते, लेकिन अगर ट्रांजिट में पकड़ा तो कर ही नहीं सकते। उसके बाद एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ ई वे बिल, ओके, 72 आवर्स और टाइम ऑफ डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर तक हम लोग को एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट करना है। अगर हम लोग रिजेक्ट नहीं किए, एक्सेप्ट नहीं किया, तो डीम्ड एक्सेप्टेंस, बराबर। उसके बाद देखा बिल टू शिप टू मॉडल, उसमें खाली एक ही ई वे बिल बनेगा क्योंकि मोमेंट एक ही बार है। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? उसके बाद हम लोगों ने देखा रेलवे, एयरवे एंड वेसल, ये तीनों ई वे बिल नहीं बनाएंगे क्योंकि ये लोग तीनों फ्री नहीं है। खाली गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी जो रोड वाला है वही फ्री है, तो वही ई वे बिल बनाएगा। ओके, उसके अलावा बाकी कोई ई वे बिल नहीं बनाने वाला है। समझ में आ रहा है पॉइंट? याद आ रहा है? ओके। उसके बाद कौन सा पॉइंट बाकी है ई वे बिल में? हो गया सारा, ऑलमोस्ट कवर। हाँ, कौन सा रह गया? हाँ, ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल। ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल तो नॉर्मल है। ओके, किस किस को ई बिल बनाने को नहीं देंगे? जिसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ है वो नहीं बनाएगा। ओके, उसके बाद जिन लोग का जीएसटी रिटर्न्स बाकी है, पिछला 3B पिछला 1, वो लोग नहीं बना सकते। दैट्स इट। क्लियर है? तो अपना ई वे बिल कंप्लीट हो गया। तो उसी के साथ ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट। समझा सबको? याद आया? अभी रिटर्न्स अंडर जीएसटी ये चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। रिटर्न्स का जो मेन पर्पज रहता है वो रहता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ओके, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग फॉर्म्स दिया हुआ है, उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एंड ड्यू डेट्स दिया। ओके, सबसे पहला फॉर्म है GSTR 1, जो कहता है कि सेल्स जो पर्सन कर रहा है उसको ये डिटेल्स भरना है। ओके, GSTR 1 जो है वो क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर टर्नओवर। अगर पिछले साल का टर्नओवर 1.5 CR या उससे कम रहा होगा तो क्वार्टरली कर सकते हैं। क्वार्टरली करेंगे तो 13th ऑफ मंथ सक्सीडिंग क्वार्टर तक भरना है। एंड अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको मंथली ही भरना पड़ेगा बाय 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। क्लियर है सबको? किस किस को GSTR 1 एप्लीकेबल है? सभी रजिस्टर्ड पर्सन को, इंक्लूडिंग CTP, बट एक्सक्लूडिंग ओके कंपोजिशन पर्सन, NRTP, ISD, TDS, TCS। ओके, सीक्वेंस में बोला GSTR 4, 5, 6, 7, 8। ओके, उसके बाद GSTR 2A 2B देखा। ओके, 2A 2B हम लोगों ने किया। GSTR 2A में इनवॉइस के हिसाब से रिफ्लेक्शन होएगा एंड 2B में रिटर्न फाइलिंग के डेट के हिसाब से रिफ्लेक्शन होएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? ओके, एंड GSTR 2A 2B जो रहता है वो हम लोग फाइल नहीं कर सकते, वो खाली हम लोग को दिखता है। ओके, इट इज ओनली जस्ट विजिबल, वो हम लोग को फाइलिंग करना ही नहीं है। ओके, उसके बाद देखा GSTR 3B। ओके, GSTR 3B इज अ समरी रिटर्न फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, GSTR 3B में हम लोग खाली पेमेंट ऑफ टैक्स करेंगे। किस किस को एप्लीकेबल है? जिन लोग को GSTR 1 एप्लीकेबल है उन्हीं को एप्लीकेबल है। आ रहा है समझ में? क्लियर है? इसका ड्यू डेट क्या है? व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग GSTR 3B? एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ओके, लेकिन स्टैंडर्ड डेट अपने को मालूम है 28th ऑफ नेक्स्ट मंथ। 28th ऑफ नेक्स्ट मंथ। सबको समझ में आ रहा है? अभी इसमें हम लोगों ने एक पॉइंट GSTR 1 में देखा था कि कुछ कुछ लोगों को GSTR 1 फाइल करने नहीं दिया जाएगा। ओके, कुछ कुछ लोगों को GSTR 1 फाइल करने नहीं मिलता है। ओके, कौन कौन लोग है वो? सबसे पहला, जिन लोगों ने पिछला 3B मतलब भरा ही नहीं तो उसको करंट मंथ का GSTR 1 भरने को नहीं मिलेगा। ओके, एंड जिन लोग का पिछला GSTR 1 ही बाकी है, ओके, उनको तो 3B मिला ही नहीं होगा तो उनको 1 भी नहीं मिलने वाला। एंड जिन लोग क्वार्टरली 3B में, दैट इज QRMP स्कीम वाले, ओके, उन लोग को तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि एक क्वार्टर का 3B बाकी है उनका। उसके बाद जिन लोगों ने रूल नंबर 10 में कंप्लाई नहीं किया, ओके, बैंक डिटेल्स वाला, उनको भी हम लोग को 1 फाइल करने नहीं देंगे। उसके बाद जो लोग रूल नंबर 88C एंड 88D का कंप्लायंस नहीं किए, 88C 88D पेमेंट ऑफ टैक्स में था। ओके, 3B में आपने कम टैक्स भरा लेकिन 1 में ज़्यादा दिखाया, 88D 2B से ज़्यादा ITC 3B में लिया, तो इन लोगों को GSTR 1 फाइल करने नहीं मिलेगा। ओके, GSTR 1 का अभी हम लोग डिटेल्स का बात करें। ओके, डिटेल्स क्या क्या डिटेल भरना पड़ता है नॉर्मली? B2B, B2C, एडवांस रिसीव्ड, HSN, डॉक्यूमेंट समरी, ये सब दुनिया भर का डिटेल है। इसमें इंपॉर्टेंट हमने देखा था इनवॉइस वाइज डिटेल देना है कि कंसोलिडेटेड। ओके, अगर हम लोग ने B2B को सेल किया तो हमेशा इनवॉइस वाइज, लेकिन B2C को सेल किया तो हम लोग चेक करेंगे कि इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है। अगर इंटर स्टेट है मोर देन 2.5 लाख का इनवॉइस वैल्यू तो हम लोग को इनवॉइस वाइज देना है, लेकिन अगर 2.5 लाख से कम है तो कंसोलिडेटेड, या तो इंट्रा स्टेट है तो कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड में खाली एक फिगर जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई जाएगा, रेट ऑफ टैक्स जाएगा। ओके, तीन ही चीज जाएगा।
उसके बाद GSTR 1 में कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या? रिवाइज नहीं कर सकते रिटर्न को, लेकिन रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, रेक्टिफिकेशन का टाइम लिमिट रहता है 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एंड रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ओके, हम लोग रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। आया समझ में? सबको क्लियर है? उसके बाद देखा था GSTR 4। ओके, अपना GSTR 1 पूरा हो गया। उसके बाद GSTR 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। GSTR 4 कंपोजिशन स्कीम के लिए रहता है। ओके, पूरा साल खत्म होने के बाद अगले साल के अप्रैल के 30 तक हमको भरना पड़ेगा। आया समझ में? कंपोजिशन वाला टैक्स का पेमेंट क्वार्टरली करता है CMP 08 में। ओके, बाय 18th ऑफ मंथ सक्सीडिंग क्वार्टर। अप्रैल में जून का, जुलाई 18, जुलाई अगस्त सितंबर का, अक्टूबर 18 एंड सो ऑन। सबको समझा? 18 था। उसके बाद GSTR 5 इज फॉर NRTP। ओके, उन लोग को कब तक फाइल करना है? बाय 13th ऑफ एंड ऑफ कैलेंडर मंथ और 7 days फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। ओके, GSTR 5 इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर OIDR सर्विस प्रोवाइडर एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग। ओके, GSTR 5A रहता है उन लोग के लिए स्पेसिफिकली। उसके बाद GSTR 6 ISD। ओके, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। ओके, बाय 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ फाइल करना पड़ेगा। ओके, ISD कैन नॉट परचेज RCM सर्विस। ओके, ISD को 13 तक भरना पड़ेगा रिटर्न। GSTR 7 इज फॉर TDS टैक्स डिडक्टर्स। हमने पूरा डिटेल में पढ़ा टैक्स डिडक्टर के बारे में। उन लोग को 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक टैक्स भी पे करना है एंड उन लोग को GSTR 7 भी फाइल करना है। उसके बाद GSTR 8 जो E-कॉमर्स ऑपरेटर है, वो जो TCS कलेक्ट करता है, उसको TCS का रिटर्न भरना पड़ेगा GSTR 8 में। बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ उसको TCS का पेमेंट भी सेम डेट पे करना है। ओके, उसके बाद GSTR 9 देखा एनुअल रिटर्न। ओके, इसका ड्यू डेट रहता है 31st दिसंबर ऑफ नेक्स्ट ईयर। ओके, नेक्स्ट ईयर का 31st दिसंबर। किसको एप्लीकेबल रहता है? जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है। आया समझ में? 2 करोड़ से कम है तो एप्लीकेबल नहीं है। ओके, उसका लेट फीस अलग से हम लोग देखेंगे। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद GSTR 9C। ओके, ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उन्हीं को एप्लीकेबल है। ओके, इसका भी ड्यू डेट सेम है 31st दिसंबर। उसके बाद GSTR 9A दैट इज कंपोजिशन स्कीम के लिए एनुअल रिटर्न। ओके, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनने के बाद भरते हैं अपन 31st दिसंबर तक। क्लियर है? उसके बाद GSTR 10 देखा था फाइनल रिटर्न। जिसका नंबर कैंसिल हो गया उसको फाइनल रिटर्न भरना पड़ेगा विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन। मतलब कैंसिलेशन का ऑर्डर या तो डेट ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर से 3 मंथ में भरना है। उसके बाद GSTR 11 वो UN एम्बेसीज वगैरह को फाइल करना पड़ता है बाय 28th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ओके, उसके बाद हम लोगों ने देखा था GST प्रैक्टिशनर। ओके, GST प्रैक्टिशनर के बारे में बताया। तो GST प्रैक्टिशनर कौन होता है कि वो लोग GST का कुछ काम काज कर सकते हैं लेकिन 9C नहीं कर सकते। ओके, उन लोग का कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ओके, दे शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, नॉट शुड बी इंसॉल्वेंट, दे शुड बी साउंड माइंड। उसके बाद दे शुड नॉट बी कन्विक्टेड बाय एन ऑफेंस ऑफ 2 years और मोर। ओके, 2 साल से ज्यादा का सजा नहीं होना चाहिए उनको किसी ऑफेंस से। तो ये 4 क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो GSTP बन सकते हैं। आया समझ में? उसके बाद लेट फीस के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। ओके, लेट फीस में हम लोगों ने देखा था कि जिनका नील GST रिटर्न है, नील मतलब कि नो इन्फॉर्मेशन फॉर टू बी फर्निश्ड। ओके, नो इन्फॉर्मेशन में 10 रुपीज CGST, 10 रुपीज SGST एंड मैक्सिमम इट इज 250 पर रिटर्न, 250 CGST, 250 SGST। उसके बाद हमने देखा था जिनका सेल्स अप टू 1.5 CR था पिछले साल। ओके, उन लोग को 25 रुपीज CGST, 25 रुपीज SGST, मैक्सिमम 1000। जिन लोग का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है उनका 25 रुपीज पर डे, 25 रुपीज पर डे एंड मैक्सिमम कैप इज 2500 एंड GSTR 7 का 25 रुपीज एंड मैक्सिमम कैप 1000। क्लियर है सबको? उसके बाद फर्स्ट रिटर्न का कंसेप्ट करवाया था। फर्स्ट रिटर्न हम लोग रजिस्ट्रेशन लेने के बाद जो पहला रिटर्न भरते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट रिटर्न। फर्स्ट रिटर्न में रिवाइज टैक्स इनवॉइस का पूरा डिटेल आएगा। ओके, जो हम लोग लायबल से लेकर के नंबर आने तक जो रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं ना, उसका पूरा डिटेल किस में डालना है अपने को? फर्स्ट रिटर्न में डालना है। सबको समझ में आ रहा है? ओके, OIDR वाले को GSTR 9 फाइल नहीं करना है। ओके, ये वाला पॉइंट भी ध्यान में रखो। उसके बाद देखा था QRMP स्कीम। ओके, ये लास्ट पार्ट देखा था रिटर्न्स में QRMP स्कीम। QRMP स्कीम इज क्वार्टरली रिटर्न दैट इज क्वार्टरली 3B एंड मंथली पेमेंट। ओके, 3B आप 3 महीने का एक साथ भरो लेकिन आप पेमेंट हर महीना करो। पेमेंट का डेट वुड बी 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ बट 3B का डेट वुड बी 22nd और 24th एज पर योर स्टेट। क्लियर है? पेमेंट करने का 2 मेथड्स, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड। सेल्फ असेसमेंट मेथड में हम लोग अपने हिसाब से एक्चुअल लायबिलिटी माइनस एक्चुअल ITC करते हैं।
लेकिन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट में दो केसेस हो सकता है। अगर पिछला 3B क्वार्टरली था, ओके, तो उस क्वार्टर में जितना हमने कैश में पे किया उसका 35% हम लोग करंट क्वार्टर के पहले 2 मंथ में पे करेंगे। आया समझ में? एंड अगर हम लोग ने पिछला 3B मंथली फाइल किया था, तो लास्ट 3B में जितना हम लोगों ने कैश में भरा था उतना एग्जैक्ट अमाउंट भर देंगे फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स। आया समझ में? एंड बाद में जो डिफरेंस रहेगा वो पूरा 3rd मंथ का लायबिलिटी पूरे क्वार्टर के साथ जाएगा 3B के साथ। ओके, QRMP स्कीम किसको मिलता है? जिनका टर्नओवर पिछले साल 5 करोड़ या उससे कम रहा होगा। अगर करंट ईयर में हम लोग का टर्नओवर 5 करोड़ एक्सीड कर रहा है तो हम लोग को निकलना पड़ेगा नेक्स्ट क्वार्टर में। ओके, उसके बाद देखा था हम लोग को QRMP स्कीम बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को हम जा रहे हैं, तो कब तक बताना है? ओके, फर्स्ट डे ऑफ 2nd मंथ ऑफ करंट क्वार्टर, ठीक है, टिल द एंड ऑफ लास्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। ओके, एग्जाम्पल अगर अप्रैल में जून में हम लोग हैं अभी और जुलाई अगस्त सितंबर के लिए QRMP में जाना है, तो हमको 1 मई से 31 जुलाई तक बताना है। ओके, 2nd मंथ का फर्स्ट डे एंड अगले क्वार्टर का 1st मंथ का लास्ट डे। क्लियर है सबको? ओके, उसके बाद देखा हम लोगों ने इंटरेस्ट। अगर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में शॉर्टफॉल आया, ओके, तो शॉर्टफॉल को गवर्नमेंट बोलती है कि आप पे कर दो कब तक? बाय द फाइलिंग ऑफ ड्यू डेट ऑफ दैट 3B का ड्यू डेट तक आप लोग क्या कर दो? 3B फाइल करो, पेमेंट कर दो शॉर्टफॉल का। लेकिन नहीं किया तो इंटरेस्ट लगेगा। कब से लगेगा? ओके, 3B के ड्यू डेट के बाद से शुरू होगा। आया समझ में? ओके, कब तक लगेगा? जब तक हम पे नहीं करते। एंड अगर समझो सेल्फ असेसमेंट मेथड में शॉर्टफॉल आता है, तो गवर्नमेंट बोलता है कि आप शॉर्टफॉल को ड्यू डेट तक भर दो, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ड्यू डेट के बाद भरते हो तो इंटरेस्ट कब से लगेगा? जब से वो ड्यू था। ओके, वहां से लेके जब तक पे नहीं करे तब तक इंटरेस्ट लगेगा। ओके, उसके बाद कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा। ई कैश लेजर में अगर हमारे पास बैलेंस सफिशिएंट है, ओके, तो उस केस में हम लोग को पैसा डिपॉजिट करने का जरूरत नहीं है। ओके, 1st मंथ के। और अगर 2nd मंथ में पहला 2 मंथ का लायबिलिटी पे करने जितना पैसा है तो भी हम लोग को जमा करने का वापस जरूरत नहीं है। क्लियर है सबको? सो हियर वी कंप्लीट विथ QRMP स्कीम एंड विथ रिटर्न्स चार्ट। अभी हम लोग पेमेंट ऑफ टैक्स का चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। ओके, सेक्शन नंबर 49, 50, 51, 52। ओके, ये चारों इसके अंदर है। दैट इज पेमेंट ऑफ टैक्स, TDS एंड TCS। क्लियर? तो पेमेंट ऑफ टैक्स करने का 2 मेथड्स था। 2 मेथड मतलब बेसिकली दोनों ही हम लोग फॉलो करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं? ITC से पे करते हैं। ITC से पे होने के बाद अगर फिर भी लायबिलिटी बच जाती है तो हम लोग किससे पे करते हैं? कैश से, कैश लेजर से। क्लियर है क्या? अभी ITC से पेमेंट कैसे करना है वो सुनो। सबसे पहला स्टेप क्या है? IGST के ITC से IGST का लायबिलिटी को पे कर दो। फिर भी अगर IGST का ITC बच जाता है तो उसको हम लोग CGST एंड SGST को पे करने में यूज कर सकते हैं। ओके, 50-50 कर सकते हैं या तो कोई भी प्रोपोर्शन कर सकते हैं। लेकिन लॉजिकल प्रोपोर्शन किस तरीके से एक बार खाली रिवाइज करेंगे। अगर आपका CGST ITC एंड SGST ITC इक्वल है इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस, अगर इक्वल है तो फिर IGST को 50-50 देना है। लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो हम लोग को इक्वेट करना है। जिधर शॉर्ट है उधर पहले IGST देना है, बाद में इक्वल करना है। ओके, तो IGST का ITC हम लोग को IGST के लायबिलिटी के सामने यूज करना है। ओके, उसके बाद सेकंड पॉइंट था, सेकंड रूल था, IGST के ITC को पहले पूरा एग्जॉस्ट कर दो, उसके बाद ही खुद का क्रेडिट खुद के लिए यूज करो। ओके, पहले IGST का ITC पूरा खत्म होना चाहिए। आया समझ में? तीसरा पॉइंट, क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ ITC इज नॉट अलाउड। ओके, क्रॉस यूटिलाइजेशन नहीं अलाउड है, मतलब CGST के लायबिलिटी को अगर आपको पे करना है, ओके, आप SGST का ITC यूज नहीं कर सकते एंड वाइस वर्सा। ओके, एंड 4th रूल, पहले खुद का पेट भरो बाद में दूसरे का। मतलब कि अगर मेरे पास CGST का लायबिलिटी है, IGST का लायबिलिटी है, CGST IGST दोनों का लायबिलिटी है, पर क्रेडिट एक ही है, CGST क्रेडिट, तो पहले मैं IGST को पे करूँ या पहले खुद को पे करूँ? पहले खुद को। ओके, अगर खुद को पे करने के बाद कुछ बचता है तो CGST विल बी गिवन फर्स्ट फॉर IGST। ओके, उसके बाद जरूरत पड़ा तो SGST में हम जाएंगे। ओके, इधर 50-50 नहीं होएगा। क्लियर है क्या? इधर पहले C यूज किया जाएगा, बाद में S। क्लियर है क्या? क्योंकि C इज बिलोंगिंग टू सेंट्रल एंड I इज ऑल्सो फॉर सेंट्रल, तो पहले सेंट्रल का यूज कर लो, बाद में स्टेट को बीच में। क्लियर है? उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पड़ा था इसमें, RCM का। ओके, अगर RCM का लायबिलिटी है तो ऊपर ऐड नहीं होगा, दैट इज फॉरवर्ड चार्ज में ऐड नहीं करेंगे।
क्योंकि अगर हम ऊपर ऐड करेंगे तो आईटीसी से पे ऑफ हो जाएगा, तो गवर्नमेंट से आप उसको नीचे ऐड करो। नीचे ऐड करेंगे तो क्या होगा, कैश में पे होगा, जो कि आरसीएम का लायबिलिटी कैश में होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट एवरीवन? तो आरसीएम का लायबिलिटी हमको नीचे ऐड करना है, लेकिन हमको आईटीसी में उसी मंथ में ऐड करना है, क्योंकि आईटीसी हमको सेम मंथ में मिलता है। ओके, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को बता रहा हूँ, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, इसका आईटीसी नहीं मिलता। सेक्शन 17(5) ओके, एफओबी एचसीएल स्क्वायर में जो एल था, लीजिंग रेंटिंग हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, आईटीसी नहीं मिलता, लेकिन आरसीएम में टैक्सेबल है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल इज टैक्सेबल अंडर आरसीएम। तो हम लोग इस केस में नीचे ऐड करेंगे पे लायबिलिटी में, लेकिन आईटीसी में ऐड नहीं करेंगे। ओके, ये एक ही पॉइंट ध्यान रखना। ओके, आरसीएम का आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन हमको पे तो करना पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है? तो नॉर्मली तो ऐड करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ एक स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस आ सकता है ऐसा वाला, जिसमें हमको आईटीसी नहीं मिलेगा बट हमको पे तो करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? तो ये हमने देखा पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू आईटीसी। उसके बाद देखेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स थ्रू कैश। अगर कैश में पे करना है हमको, मतलब बचा हुआ लायबिलिटी, तो हमको पहले पैसा ई कैश लेजर में डिपॉजिट करना पड़ेगा। ई कैश लेजर में डिपॉजिट करने का मोड रहता है चालान। ओके, हर चालान में मेजर हेड्स रहता है, माइनर हेड्स रहता है। मेजर हेड मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस, एंड माइनर हेड मतलब टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी। ओके, हर मेजर हेड का अपना माइनर हेड है, उसमें स्पेसिफिक जगह पे अमाउंट डालना पड़ेगा। क्लियर है? उस तरीके से हमको चालान जनरेट करना पड़ेगा। जो चालान हम जनरेट करेंगे इट विल बी वैलिड फॉर 15 डेज। ओके, चालान को हमको पे करना पड़ेगा, उसके लिए 3 मोड ऑफ पेमेंट्स था। ओके, दैट इज एनईएफटी, आरटीजीएस, ई पेमेंट एंड ओवर द काउंटर। ओके, उसके बाद 2 ऐड हुआ था, आईएमपीएस एंड यूपीआई। ओके, तो ये मोड्स ऑफ पेमेंट है। इसमें ओवर द काउंटर अगर हम पे कर रहे हैं तो 10,000 से ज्यादा हम लोग पर टैक्स पीरियड पर चालान से ज्यादा पे नहीं कर सकते ओवर द काउंटर में, बाकी सब में कर सकते। क्लियर है क्या? तो ये पे करने के बाद हमारा पैसा किधर पहुंच जाएगा, ई कैश लेजर में आ जाएगा। क्लियर है क्या? अभी ई कैश लेजर से हम टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। इंटरेस्ट, लेट फीस एंड पेनल्टी, ये तीनों हमेशा हमेशा कैश लेजर से ही जाएगा, एंड आरसीएम लायबिलिटी। आप आईटीसी से ये चारों का पेमेंट नहीं कर सकते। इंटरेस्ट है आपका, पनिशमेंट है ना आपके ऊपर, तो कैश में ही भरो। आप आईटीसी यूज करके इंटरेस्ट मत भरो। आया समझ में? क्लियर है सबको? ओके, उसके बाद हमने देखा था जो चालान बनता है, ओके, उसमें सीपीआईएन नंबर रहता है जो कि 14 डिजिट का रहेगा, एंड सीआईएन जो रहेगा वो 18 डिजिट का रहेगा। पहला 4 आईएफएससी रहेगा एंड बाकी का 14 सीपीआईएन ही कॉपी पेस्ट होएगा। ओके, अगर हमने गलत मेजर हेड के माइनर हेड में पैसा जमा कर दिया, अभी वो गलती को सुधारने के लिए हम लोग PMT 09 भरेंगे एज पर रूल नंबर 8713। ओके, हम लोग गलत हेड से पैसा निकाल के सही हेड में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पॉसिबल कब है? जब सिर्फ और सिर्फ ई कैश लेजर का मामला होगा। क्रेडिट लेजर में ऐसा ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। क्लियर है क्या? तो हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं एक ही जीएसटी नंबर के अंदर, एक मेजर हेड के दूसरे माइनर हेड से दूसरे मेजर हेड के दूसरे माइनर हेड में, एंड हम लोग अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को भी कैश का बैलेंस भेज सकते हैं। पर इसमें एक कंडीशन बताया था, खुद का लायबिलिटी बाकी नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? ओके, उसके बाद देखा था हमने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर कुछ बैलेंस बचा है तो हमको रिफंड भी मिल सकता है। अगर बचा है, हमको नहीं यूज करना है, अगले महीने रिफंड क्लेम कर लो। सबको समझा? तो ये हो गया ई कैश लेजर के बारे में डिस्कशन। उसके बाद ई लायबिलिटी लेजर। ओके, लायबिलिटी लेजर हमारा कब कैसे बनता है? टैक्स लायबिलिटी से बनता है, आरसीएम लायबिलिटी से बनता है, इंटरेस्ट की लायबिलिटी से बनता है, लेट फीस का लायबिलिटी, पेनल्टी का लायबिलिटी, एंड ऑफिसर ने डिटरमाइन किया हुआ लायबिलिटी। आया समझ में? पे ऑफ किस सीक्वेंस में करेंगे? पहले सेल्फ असेस टैक्स पे करेंगे पिछले मंथ्स का, फिर करंट मंथ का, उसके बाद ऑफिसर ने जो डिटरमाइन किया वो। ओके, पहले पिछला टैक्स तो भरो, उसके बाद मतलब करंट मंथ का बात करो। क्लियर है सबको? चलो, उसके बाद हमने देखा था रूल नंबर 86A। ओके, अभी 3 चीजें डिस्कस करना है, 4 चीज। 86A, 86B, 88C, 88D। ओके, एंड अपना TDS का तो अलग से। तो रूल नंबर 86A क्या बोलता है? रूल नंबर 86A सेस, अगर आपने फ्रॉडलेंट आईटीसी लिया, ओके, क्या लिया? फ्रॉडलेंट आईटीसी, तो उस केस में आपका आईटीसी ब्लॉक किया जाएगा। ओके, फ्रॉडलेंट आईटीसी किसको बोलते हैं? ऐसा आईटीसी जिसमें सप्लायर ने अपने रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से बिजनेस नहीं किया, या तो रिसिपिएंट ने अपने रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से बिजनेस नहीं किया। ओके, या तो आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है एंड आईटीसी लिया है। ओके, एंड लास्ट वन,
अपन अपने पास टैक्स इनवॉइस और डॉक्यूमेंट ही नहीं है कुछ भी। ओके, ये 4 केसेस अगर रहेगा तो इस केस में क्या माना जाएगा, आपने फ्रॉडलेंट आईटीसी को अवेल किया। फ्रॉडलेंट आईटीसी का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। एंड फ्रॉडलेंट आईटीसी जो आईटीसी अपना रेस्ट्रिक्ट हुआ है वो रेस्ट्रिक्शन खाली 1 साल के लिए लगेगा। ओके, 1 साल के अंदर ऑफिसर क्या कर लेगा, जो भी उसका प्रोसीडिंग्स है वो पूरा कंप्लीट कर लेगा। आया समझ में? एंड अगर समझो ऑफिसर ने हम लोग का क्रेडिट लेजर को ब्लॉक कर दिया, लेकिन हम लोगों ने उसको बोला कि आपने जो ब्लॉक किया वो गलत है, तो ऐसे केस में वो क्या कर सकता है, हम लोग को यूज करने को दे सकते हैं। ही में अलाउ सच डेबिट। सबको क्लियर है क्या? उसके बाद देखा था हम लोगों ने सेक्शन नंबर 50, दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन इनकरेक्ट अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। अगर इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ टैक्स है तो हमको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। कब से कब तक? ड्यू डेट के बाद से लेकर के पे करते हैं तब तक, एट द रेट ऑफ 18% पर एनम फॉर सच डिले। ओके, इन 2 days अपॉन 365, ऐसा करके हम लोग को करना है। एंड अगर हमने आईटीसी गलत लिया, ओके गलत लिया तो क्या इंटरेस्ट लगेगा? नहीं। गलत लिया एंड यूज किया तो इंटरेस्ट लगेगा। आया समझ में? यूज किया या नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? अगर क्लोजिंग बैलेंस ओके अपना इनकरेक्ट आईटीसी से ज्यादा है तो हमने यूज नहीं किया, लेकिन इनकरेक्ट आईटीसी से हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस कम हो गया तो जितना डिफरेंस है उतना हमने यूज किया। आया समझ में? तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। कब से कब तक लगेगा? डेट ऑफ यूटिलाइजेशन से लेके डेट ऑफ रिवर्सल तक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट ऑफ यूटिलाइजेशन? अगर 3B टाइम लिमिट में फाइल हुआ तो 3B का फाइलिंग डेट के दिन पे हमने यूज किया। अगर 3B लेट फाइल किया तो जो ड्यू डेट था उधर से माना जाएगा। और अगर हमने 3B के थ्रू टैक्स का पेमेंट ही नहीं किया, DRC 03 से किया, तो DRC 03 का फाइलिंग डेट। क्लियर है क्या? तो यहाँ से लेके हम लोग रिवर्स करते तब तक इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। सबको क्लियर है क्या? समझ में आया? तो अपना सेक्शन 50 हो गया। उसके बाद रूल नंबर 86B। ओके, नॉर्मली हम लोग के पास अगर आईटीसी है तो हम पूरा लायबिलिटी पे कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को गवर्नमेंट ने बोला कि आपको पूरा आईटीसी यूज करने नहीं मिलेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको लायबिलिटी का 1% कैश में भरना पड़ेगा। ओके, कौन ऐसे लोग होंगे जिन लोग का किसी भी मंथ का सेल 50 लाख से ऊपर गया है उन लोग को। ओके, 50 लाख के ऊपर कौन सा सेल? टैक्सेबल टर्नओवर। टैक्सेबल मतलब एग्जाम को इसमें हटा देना है एंड एक्सपोर्ट को भी हटा देना है, क्योंकि एक्सपोर्ट में अच्छा काम कर रहे हो, गवर्नमेंट विल नॉट रेस्ट्रिक्ट योर आईटीसी। लेकिन अगर आप एग्जाम कर रहे हो तो भी जरूरत नहीं है। एंड अगर आप टैक्सेबल कर रहे हो तो फिर आप लोग को ये रूल लग जाएगा 50 लाख से ऊपर रहेगा तो। ओके, ये रूल का लगने का मतलब क्या है? आपके लायबिलिटी का 1% कैश में ही पे करना, इवन इफ यू आर हैविंग आईटीसी। क्लियर है पॉइंट? लेकिन ये रूल 4 लोगों को नहीं लगेगा। सबसे पहला, जिन लोगों ने पिछले 2 सालों में इनकम टैक्स का पेमेंट 1 लाख से ज्यादा किया है, उन लोगों को ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। रूल एप्लीकेबल नहीं है मतलब ये लोग पूरा आईटीसी यूज कर सकते हैं, पूरा आईटीसी वो लोग यूज कर सकते हैं। आया समझ में? सेकंड पॉइंट, जिन लोग को रिफंड मिला है, ओके एक्सपोर्ट करने पर रिफंड मिलता है, अगर पिछले साल 1 लाख से ज़्यादा रिफंड मिला है तो हम लोग को ये रूल नहीं लगेगा, मतलब हम लोग पूरा आईटीसी यूज कर सकते हैं। ओके, तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूमुलेटिव कैश लायबिलिटी। मतलब कि समझो अप्रैल और मई ये दोनों महीने का ग्रॉस लायबिलिटी का टोटल करने का, इस टोटल का 1% चेक करना है। इस टोटल का 1% हमको चेक करना है क्या कैश में पे किया कि नहीं। अगर पे किया है इंक्लूडिंग करंट मंथ तो फिर हम लोग ऑलरेडी कंप्लाई कर रहे हैं तो अभी वापस से कंप्लाई नहीं करेंगे। एंड फोर्थ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटी। गवर्नमेंट खुद को तो एक्सेप्शन में रखेगा ही। ओके, तो ये 4 एक्सेप्शन है 86B के। तो अपना 86B हो गया। अभी रूल नंबर 88C एंड 88D। 88C क्या बोलता है कि जितना आपने GSTR 1 में लायबिलिटी शो किया उतना लायबिलिटी आप 3B में डिस्चार्ज करो। अगर डिफरेंस है इसमें तो ऑफिसर नोटिस इशू करेगा। उस नोटिस का हमको क्या करना पड़ेगा? रिप्लाई करना पड़ेगा 7 दिन के अंदर। ओके, या तो हमको टैक्स का पेमेंट करना है, दोनों में से कुछ तो एक करना पड़ेगा 7 दिन में। अगर हमने टैक्स का पेमेंट भी नहीं किया, ना ही रिप्लाई किया, तो ऑफिसर रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगा अंडर सेक्शन 79। क्लियर है? अभी बात करेंगे रूल नंबर 88D का। 2B में आईटीसी दिख रहा है 100 रुपया, 3B में आईटीसी ले लिया आपने ज़्यादा, तो ऐसे केस में ऑफिसर क्या करेगा? आपको नोटिस भेजेगा कि आप इस आईटीसी को रिवर्स कर दो, या तो अपना रीजन दे दो क्यों आपने ज़्यादा लिया। ओके, हम लोगों ने डिस्कस किया था ज़्यादा क्यों लेते हैं। ओके, 2A में दिख रहा है लेकिन 2B में नहीं दिख रहा है, पर ज़रूरत आ जाए तो आज ले लिया, अगली बार रिवर्स कर देंगे। तो ऐसे केसेस में हम लोग ज़्यादा आईटीसी ले लेते हैं। तो ऐसे केस में हम रीज़न दे सकते हैं, 7 दिन के अंदर सब देना है, रीज़न देना है या तो पे करना है।
अगर नहीं किया तो ऑफिसर हम लोग का लायबिलिटी डिटरमाइन करेगा अंडर सेक्शन 73 और 74। सबको क्लियर है क्या? तो अपना पेमेंट ऑफ टैक्स हुआ यहाँ पर। ओके, अभी हम लोग को टीडीएस पढ़ना है एंड टीडीएस एंड टीसीएस। ओके, ये दो डिस्कस करना है। अभी टीडीएस जो है, ओके, वो क्या रहता है, पहले बेसिक आइडिया लेते हैं। टीडीएस का बेसिक मीनिंग रहता है कि हम लोग जब पेमेंट कर रहे हैं, ओके, अपने सप्लायर को, ओके, तब क्या करना पड़ेगा, हमको टैक्स का अमाउंट कट करना पड़ेगा, उसके बिहाफ पर हमको गवर्नमेंट को पे करना है एंड गवर्नमेंट उस पर्सन को क्या दे देगा, ई कैश लेजर में क्रेडिट कर देगा। क्लियर है पॉइंट? ओके, टीडीएस जो कट करता है वो रिसिपिएंट होता है। ओके, टीडीएस किसको कट करने को बोला हुआ है गवर्नमेंट ने? डिपार्टमेंट, ओके, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या तो फिर लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, या फिर कोई सोसाइटी होगा, ओके, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या फिर कोई भी ऐसा अथॉरिटी और बोर्ड विच इज सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ओके, जिसमें 51% से ज्यादा शेयरिंग किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट का। तो इन लोगों को गवर्नमेंट ने बोला आप टीडीएस कट करो। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे टीडीएस कब कट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ओके, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शुड एक्सीड 2,50,000। कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू मतलब टैक्सेबल वैल्यू शुड एक्सीड 2,50,000। समझ में आया? अगर कॉन्ट्रैक्ट में टैक्सेबल प्लस एग्जाम वैल्यू है तो एग्जाम वैल्यू को छोड़ दो, टैक्सेबल वैल्यू में सिर्फ बेसिक अमाउंट लेना है, ओके, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का। फिर चाहे इनवॉइस का अमाउंट आपका 2.5 लाख से कम ही क्यों ना हो, ओके, टीडीएस कटेगा। लेकिन टीडीएस कौन से मोमेंट पे कटेगा? पेमेंट के टाइम पर। मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एंड इनवॉइस अमाउंट, ओके, एंड पेमेंट अमाउंट। तो कौन से अमाउंट पे हम टीडीएस काटेंगे? पेमेंट के अमाउंट पे, इनवॉइस अमाउंट पे भी नहीं, ओके, एंड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे भी नहीं। क्लियर है क्या? समझ में आया? ओके, उसके बाद हमने देखा था टीडीएस का जो रेट रहता है, इट इज 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, और अगर इंटरेस्ट रेट रहेगा तो 2% आईजीएसटी। क्लियर है? कब टीडीएस नहीं कट करना है? जब भी प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट इक्वल टू एलओआर। इन सिंपल वर्ड्स बोल दिया, ओके, पीओएस एंड एलओआर अगर सेम नहीं है तो टीडीएस नहीं काटना है रिसिपिएंट को। क्लियर है सबको? एंड अगर इन 6 लोगों ने आपस में सर्विसेज दिया या फिर गुड्स बेचा तो कोई टीडीएस नहीं आएगा। क्लियर है सबको? टीडीएस को डिपॉजिट करने का डेट क्या रहता है? 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ओके, जीएसटीआर 7 में हमको फाइल करना है एंड पे करना है। उसके बाद देखा हम लोगों ने जो टीडीएस कट करता है, ओके, उसको टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम लोगों ने इस पर्सन का टीडीएस काटा है, इस इनवॉइस का काटा है, इतना पेमेंट किया तब काटा है, ओके, ये इनवॉइस का डेट है, ओके, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। सबको समझा? तो अपना ये टीडीएस का पूरा प्रोविजन हो गया। उसके बाद हम लोगों ने देखा टीसीएस। ओके, टीसीएस एकदम सिंपल, ई कॉमर्स ऑपरेटर जब सप्लायर को पैसा रेमिट करता है, मतलब कंसिडरेशन पहले ई कॉमर्स को मिला, ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर को पैसा देगा, तब खुद का कमीशन तो काटेगा ही, उसके साथ 1% क्या कट करेगा? टीसीएस 1% जमा करेगा बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ओके, जीएसटीआर 8 में पे करेगा। ओके, टीसीएस का रेट 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। समझ में आया? अभी टीसीएस में एक सर्कुलर आया था, अगर ओएनडीसी है, ओके, ओएनडीसी ने अमेजोन को बोला, अमेजोन ने अपने सप्लायर को बोला, तो यहाँ पर टीसीएस कौन कट करेगा? अमेजोन, दैट इज सप्लायर साइड ईसीयू, क्योंकि सप्लायर से वही रिलेटेड है डायरेक्टली। एंड अगर ओएनडीसी पे कोई सप्लायर ही रजिस्टर्ड तो ओएनडीसी खुद ही टीसीएस कलेक्ट कर लेगा। आया समझ में? सो हियर वी कंप्लीट विद टीडीएस एंड टीसीएस।